Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 12 और चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो एक एक करके हम इसके टॉपिक्स, इसके सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है? द स्पेस अराउंड द मैग्नेट within which it can attract small pieces of iron, cobalt and nickel. मैग्नेट्स के आसपास का ऐसा सराउंडिंग स्पेस, मैग्नेट के आसपास का ऐसा एरिया जहां पर वो मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट को या फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल या इनसे बने हुए ओर्स को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, बाय द वे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एक इनविजिबल फील्ड है, बट ये इसको फील किया जा सकता है। जैसे कि किसी मैग्नेट को लोहे के पास रखो तो वो उससे चिपक जाएगा। ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट। लेकिन हम हैं क्लास 12 में, तो यहाँ पे आएंगे थोड़े अच्छे खासे टॉपिक और थोड़े बड़े टॉपिक। तो सबसे पहला जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट है बाय द वे ये और अच्छा टॉपिक है, ठीक है, ये है बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड डीबी, जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी की वैल्यू है एट अ पॉइंट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट सच दैट, रूल के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारे पास में कोई कंडक्टर है, लेट्स अज्यूम हमारे पास में ये वायर एक, और वायर की लेंथ कितनी ले रखी है हमने? एल ले रखी है, और इसमें आई करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस पूरी लेंथ के ऊपर मैं थोड़ा सा लेंथ एलिमेंट डीएल अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूं, लेंथ एलिमेंट, एरिया एलिमेंट, ये क्या होते हैं? पूरे एरिया का थोड़ा सा पोर्शन, पूरे लेंथ का थोड़ा सा पोर्शन, पूरे वॉल्यूम का थोड़ा सा पोर्शन, वो होता है हमारा एलिमेंट। ठीक है, तो हमारे पास में वायर है और इसका है ना लेंथ एलिमेंट डीएल ले लिया हमने। डीएल से एक थीटा एंगल बनाकर एक पॉइंट रखा हुआ है यहाँ पे, पॉइंट पी, जो कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है? स्मॉल आर डिस्टेंस पे, और इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड रख रहा है। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, अगर मेरा करंट इधर जा रहा है और मैं फिंगर्स को ऐसे कर्ल करूं तो फिंगर्स घूम के किसके ऊपर जा रही है? पॉइंट पी के ऊपर। इमेजिन करने की कोशिश करो आप कि मेरा डायरेक्शन जो है करंट का वो थंब की डायरेक्शन में, और मेरे फिंगर्स जो है वो पॉइंट पी के ऊपर गिर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉइंट पी पे एक मैग्नेटिक फील्ड डीबी लग रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लगता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है करंट के, मतलब कि करंट की वैल्यू बढ़ाने से उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाई और घटाई जा सकती है। मैग्नेटिक फील्ड लेंथ एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि आप जितनी ज्यादा एरिया, सॉरी, जितनी ज्यादा लेंथ को इंक्रीज करोगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंडेंट होता है डायरेक्टली साइन थीटा के ऊपर, मतलब कि लेंथ एलिमेंट पॉइंट पी के साथ में जो एंगल बना रही है थीटा, उस एंगल का साइन थीटा, उस एंगल का साइन रेशियो के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और मैग्नेटिक फील्ड हमारा उस डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो डीबी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो इन चारों को कंबाइन करूंगा तो मुझे मिलेगा डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करके हमें एक नया कांस्टेंट मिला बच्चा, तो यहाँ पे जो नया कांस्टेंट मिला उसको बोलते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7 और इसकी यूनिट होती है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये तो इसकी यूनिट हो गई, ये इसकी वैल्यू हो गई, बट यहाँ पे ये जो म्यू नॉट है इसको बोलते हैं हम परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी, जिस तरह से आपके क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में था हमारे पास में परमिटिविटी, किसी स्पेस के अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा या नहीं होगा उसकी कैपेबिलिटी को हम परमिटिविटी बोलते थे। बट यहाँ पर ये जो नया कांस्टेंट म्यू नॉट है इसको बोलते हैं हम परमिएबिलिटी। ये डिस्क्राइब करता है कि कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस, कोई मैग्नेटिक कह सकते हो कि मटेरियल है, जो भी है, वो सारी की सारी चीजें है ना अपने अंदर से कितना मैग्नेटिक फील्ड पास होने देगी या नहीं होने देगी, उनकी कैपेबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में बायो सावर्ट का लॉ क्या हो जाएगा? बायो सावर्ट का लॉ हो जाएगा डीबी वेक्टर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल क्रॉस आर। बात का ध्यान रखना, यहाँ पे लेंथ एलिमेंट डीएल और हमारा आर वेक्टर, मतलब पोजीशन कहाँ पे है, उसके बीच का जो एरिया होगा, उसके बीच का जो एंगल होगा ये उस पर डिपेंडेंट होता है। इस वजह से हम यहाँ पे डीएल और आर के बीच में, पोजीशन वेक्टर के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं, तो साइन रिमूव हो जाएगा डीएल क्रॉस आर। ठीक है, the direction of dB is in the direction of vector dl cross r. It is given by the right hand screw rule. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेंथ एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में होगा, और इसको राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाला जा सकता है। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है?
जैसे तुम्हारा राइट हैंड है और तुम इससे इसको पकड़ के स्क्रू को कस रहे हो, टाइट कर रहे हो, ठीक है। तो आप जिस डायरेक्शन में रोटेट करके उस स्क्रू को टाइट कर रहे हो वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, और स्क्रू अगर अंदर जा रहा है तो वो डायरेक्शन किसका होगा, हमारे करंट का डायरेक्शन होगा। राइट हैंड थंब रूल से भी आप निकाल सकते हो बाय द वे डायरेक्शन, ठीक है। इसके स्पेशल केसेस तुम लोग यहाँ पे एक चीज देखो, ये डिपेंड किस पे, साइन थीटा पे, ठीक है। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यूज मिनिमम वैल्यूज उनके अकॉर्डिंग इसके केसेस बनेंगे। अगर थीटा इक्वल्स टू 0 है, थीटा 0 होने का मतलब क्या है, इफ पॉइंट पी लाइज ऑन द वायर, ठीक है, पॉइंट पी अगर इस वायर के जस्ट ऊपर आ गया तो ऑब्वियस सी बात है वो उसके साथ में कोई भी एंगल नहीं बनाएगा, और जब वो एंगल नहीं बनाएगा तो साइन थीटा किसके बराबर, 0 के बराबर। साइन थीटा 0 तो मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो 0 एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट पे रखे हुए हर जगह पे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। एंड इफ थीटा इक्वल्स टू 90, अगर हमारा पॉइंट पी जो है बायो सावर्ट के लॉ में, ये जो पॉइंट पी है ये एक्यूरेटली 90 डिग्री बना रहा हो किसके साथ में, लेंथ एलिमेंट के साथ में, तो वहां पर हमारे पास में द मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू करंट एलिमेंट इज मैक्सिमम, तब हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसकी ऐसे यूनिट निकाल देते हैं। देखो ऐसे यूनिट निकालना बहुत ही इजी है। डीबी इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, राइट। यहां तक ठीक है। अगर मैं करंट को लूं 1 एम्पियर, मैं लेंथ एलिमेंट को लूं 1 मीटर, और मेरी डिस्टेंस पॉइंट पी की जो है ना मैग्नेटिक फील्ड मतलब लेंथ एलिमेंट से है उसको अगर हम 1 मीटर लेते हैं, सब कुछ 1 1 1, और एंगल भी थीटा डाला इस तरह से कि भाई साइन 90 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उस कंडीशन में सब वैल्यूज 1 पुट करते ही dp इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आएगा, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 होती है। कहां से आई वो, यहीं से आई है, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है वो 10 टू द पावर माइनस 7 के इक्वल है, तो म्यू नॉट किसके इक्वल है, 4 पाई के इक्वल है, सॉरी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे म्यू नॉट की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और 4 पाई डिनोमिनेटर में ऑलरेडी चल ही रहा है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, तो डीबी किसके इक्वल होगा, 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला के इक्वल होगा। तो 1 टेस्ला की वैल्यू 10 टू द पावर प्लस 7 डीबी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, कहना क्या चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर एक पेज ऐड कर लेता हूँ, ब्लैंक पेज, हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे बच्चों कि dB इक्वल्स टू क्या आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आया, ठीक है। सबकी वैल्यूज अगर मैं एक पुट कर दूं तो dB किसके इक्वल आया, म्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, 10 टू द पावर माइनस 7, ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, ठीक है। तो 1 टेस्ला निकालूंगा मैं, तो इधर ये 10 टू द पावर माइनस 7 इधर आ जाएगा, dB अपॉन 10 टू द पावर माइनस 7 विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर प्लस 7 dB, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड के बराबर आएगा। तो इसके बारे में क्या लिखा जा सकता है कि 1 टेस्ला इज द 10 टू द पावर 7 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड। एक टेस्ला 10 टू द पावर 7 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड का होता है, प्रोड्यूस बाय अ कंडक्टिंग वायर। उस कंडक्टिंग वायर ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया उसकी लेंथ ऑफ 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर होनी चाहिए, कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट होना चाहिए एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, और डिस्टेंस भी कितनी होनी चाहिए उसकी पॉइंट की, 1 मीटर फ्रॉम इट, एंड इट्स परपेंडिकुलर टू इट। ये सब कंडीशन होगी तो हमारा 1 टेस्ला किसके बराबर आएगा, 10 टू द पावर 7 dB। मतलब हमारा वायर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा उसका 10 टू द पावर 7 टाइम्स आ रहा है, तब जाके कहेंगे कि हम वो एक टेस्ला है, ठीक है। अब आ रहा है हमारे पास में नया टॉपिक बच्चों, कंपैरिजन बिटवीन बायो सावर्ट लॉ एंड कूलॉम्स लॉ, ठीक है। बहुत इजी कंपैरिजन है, ठीक है। पहला हम देखेंगे सिमिलरिटीज क्या है, दूसरा हम देखेंगे डिफरेंसेस क्या है। तो कंपैरिजन, द कंपैरिजन ऑफ बायो सावर्ट लॉ विद द कूलॉम्स लॉ। पहला पॉइंट है बोथ फील्ड्स डिपेंड इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, फॉर्मूला F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर है। और यहाँ पे बायो सावर्ट में भी देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, डिनोमिनेटर में दोनों में R स्क्वायर आता है, मतलब वो उनकी डिस्टेंस के इनवर्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। दूसरा, बोथ आर द लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज के फोर्स होते हैं, छोटी जगह पे वैलिड होते हैं, तो ये साथ साथ में छोटी से बड़ी जगह तक के लिए भी वैलिड होते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल टू बोथ। इसमें मैग्नेटिक फील्ड को भी डायरेक्टली ऐड किया जा सकता है सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल से, वहां पे फोर्सेस को भी हम ऐड कर सकते हैं सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल से, ठीक है। अब आता है डिफरेंसेस की बात, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
इसमें इंपॉर्टेंट लगा देना बाय द वे। हाँ, ये पूछे गए हैं बहुत बार। पहला, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ वेक्टर सोर्स करंट एलिमेंट। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है बायो सावर्ट में, वो मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट से प्रोड्यूस होता है। और करंट एलिमेंट का मतलब होता है हमारे पास में देखो, हमारा बायो सावर्ट का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो आइडियल है ना बेटा, ये आइडियल जो है हमारा करंट एलिमेंट है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तब जब करंट और लेंथ दोनों वहां पे मौजूद होंगे। जबकि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्केलर सोर्स चार्ज। जबकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ चार्ज से जनरेट होता है और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग द सोर्स एंड द फील्ड पॉइंट। हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है बायो सावर्ट लॉ में, वो लेंथ एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन के क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में आता है। ठीक है, जबकि इधर देखो, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट पे उन पे डिपेंड होगा, जबकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उनके डिस्प्लेसमेंट पे ही डिपेंड है बस। समझ रहे हो मेरी बात? डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड होने का मतलब क्या है कि वो चार्ज से कितना दूरी पे है, तो उस पर उतना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है उस पर। यहाँ पे तो लेंथ एलिमेंट के साथ में करंट एलिमेंट भी मैटर कर रहा है। करंट एलिमेंट मतलब आइडियल। तीसरा पॉइंट, बायो सावर्ट लॉ इज एंगल डिपेंडेंट व्हाइल द कूलम्ब्स लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल। बायो सावर्ट में आता है साइन थीटा, जबकि कूलम्ब्स लॉ में आता है नथिंग। वहां पे साइन थीटा तो छोड़ो, एंगल भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये दोनों के मेन डिफरेंसेस हो गए। अब आता है बच्चों रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट मतलब परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट, सॉरी उल्टा बोल गया मैं। म्यू नॉट मतलब परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी एंड सी स्पीड ऑफ लाइट के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो देखो, एज यू कैन सी दैट कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है। इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 टेस्ला होती है, इसको भी डाल दिया। तो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय 1 करते हैं, मतलब कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड मारा। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट बच्चों, ये एप्सिलॉन नॉट घूम के कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट तो ये बन गया इक्वल्स टू 10⁻⁻7 और 9 अब डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻⁹। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अ वैल्यू 1/3 × 10⁸। इसकी पावर क्या हो जाएगी बेटा, 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पे जो स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर जो आपको दिख रहा है, ये स्क्वायर, इसको इधर भेजेंगे तो है ना, इसका क्या हो जाएगा। बाय द वे 3 × 10⁸ जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट है, इसको सी ले लेंगे और इसका स्क्वायर इधर आ जाएगा। और जब सॉल्व करेंगे तो सी का एक रिलेशन आएगा, सी इक्वल्स टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो √μ0 और एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, बहुत इजी रिलेशनशिप था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और हमें कहा सेंटर पे निकालना है। और आगे क्या लिखा है, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। कॉइल सर्कुलर है और करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर। और बाय द वे ये चीज जो है हमारे पास में क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, ऐसा समझो ना, कॉपर का वायर लिया और उसको यूं गोल करके राउंड कर लिया, तो उसकी वजह से ना सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो निकालना है हमें। यहाँ पे डायग्राम में क्लियरली से मेंशन दिख रहा है, शाम सबको दिख रहा है कि डीएल जो है वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर है आर के। कैसे, देखो डायग्राम में है ना, हमारे पास में एक वायर है, लेंथ, इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है। लेंथ एलिमेंट को मैंने इधर कंसीडर करा और रेडियस हमारी कहाँ होगी, सेंटर की तरफ। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है बच्चों, 90 भी बन रहा है और पता भी पड़ रहा है कि डीएल आर के परपेंडिकुलर है। तो बायो सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ड्यू टू इट्स करंट, बायो सावर्ट का लॉ लगाएंगे सबसे पहले कि dB इक्वल्स टू μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों पहले ही बता दिया कि डीएल इस तरफ जा रहा है और रेडियस इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल 90। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया साइन 90। तो जैसे ही पुट करूंगा, सबको पता है कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, हमारे पास में 1 होती है। इसको याद रखेंगे तो dP इक्वल्स टू μ0/4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। रखा यहाँ तक। अब ये dB दिखा रहा है तो डिफरेंशिएटेड है, ये ऐसा समझ लो कि स्मॉल वैल्यू है। और टोटल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। और इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, dB का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों B। ठीक है,
इधर हम करेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। जो टर्म्स कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी, और जिस टर्म का वेरिएशन हो रहा है उसका हम इंटीग्रेशन करें। तो वेरिएशन में सामने पता पड़ रहा है, यहां से लेकर ये घूम के वायर में लंबाई में चेंज आ रहा है ना, तो ये पूरे इसका सरकमफ्रेंस है। वायर यहां से शुरू हुआ, इधर जाके घूम के फिर इधर आया और फिर इधर चला गया, तो ये पूरा इसमें घूम गया ना। तो ये यहाँ पे हम दिखा देंगे, म्यू नॉट बाहर आ जाएगा, आई भी बाहर आ जाएगा, 4 पाई बाहर, और डिस्टेंस रेडियस फिक्स है, ये चार क्वांटिटीज हमारे बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये बाहर आ गई, तो ब्रैकेट इंटीग्रेशन के साइन में क्या बचा, डीएल। अब लेंथ टोटल लेनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सर्कमफ्रेंस है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इक्वल्स टू 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, अब जो टर्म्स कट रही है काट, तो पाई से पाई कैंसल आउट, 2 से ये 2 टाइम्स चला गया, आर से आर का स्क्वायर भी कैंसल आउट हो गया, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, हमें मिलेगा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, जो कंडक्टर का बना हुआ है, कहां पर है, सेंटर पे। ठीक है, अगर इस लूप में एक नंबर टर्न की जगह पे बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न हो, तो हम इस फॉर्मूले को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एन टर्न से। ठीक है, एन टर्न्स से, अभी एक है तो बाकी अगर एन होते तो एन से, तो इसका फॉर्मूला बन जाता बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। ठीक है, आगे समझ में बहुत ही इजी डेरिवेशन था। चलो, अब आ रहा है आपके पास में एक मेजर डेरिवेशन, थोड़ा बड़ा है बट बहुत ही इजी है, ढंग से समझोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। ठीक है, अभी मैं इसके लिए आपको एक लूप दिखाता हूं मैं। चलो इसी से लूप बना देते हैं हम। हमारे पास में एक वायर है और इसका ये लूप की बात करते हैं। अभी ये रेक्टेंगुलर शेप का दिख रहा है हल्का फुल्का, बट आप इसको एक सर्कुलर लूप मान लो, है ना, हल्के से कर्व तो आ ही रहे वैसे भी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ये मेरे पास में लूप है, ठीक है, देख सकते हो। अभी जो फर्स्ट वाला जो डेरिवेशन हमने करा है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, वो हमने इस लूप के सेंटर पे करा है। ठीक है, बट अब हमें करना है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, मतलब इसके सेंटर से जो एक्सिस निकल रहा है, जैसे कि ये मेरा जो स्टाइलस है, इसके सेंटर पे जो हमारे पास में ये लाइन गुजर रही है, इमेजिन करना एक इमेजिनरी लाइन है ये। इस लाइन पे हमें कहाँ पे, कहीं पे भी एक पॉइंट पी रखा होगा, कहीं पे भी रैंडम जगह पे, उसके सेंटर से उस पॉइंट पी तक की एक डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस पे हमें निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। चलो करते हैं, इसको ये पे रखते हैं लूप को इस डेरिवेशन के लिए। ठीक है, तो अभी हमारे पास में आ रहा है, देखो हमारे पास में एक लूप है, लूप का पूरा नाम क्या है हमारे पास में, ABCD, जो भी आप लेना चाहिए, पूरा लूप है जो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। दिख गया आपको ये लूप, इसका सेंटर दे रखा है हमने O, और सेंटर O से डिस्टेंस कितनी दे रखी है, इसमें x डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है बच्चों, इस लूप की रेडियस कितनी दे रखी है, स्मॉल a दे रखी है। क्लियर है यहाँ पे, इसमें एक पॉइंट पे करंट एंटर कर रहा है और रोटेट करता हुआ एंटी क्लॉकवाइज घूमता घूमता कहाँ निकल रहा है, दूसरे पॉइंट से निकल रहा है। डन, तो करंट की वैल्यू हो गई I, इसकी रेडियस हो गई a, और हमारे सेंटर से ना ये यहाँ तक x डिस्टेंस है। डन, इसके ऊपर की तरफ टॉप पे मैं एक कह सकते हो कि लेंथ एलिमेंट लेता हूँ, और एक बॉटम पे हम एक यहाँ पे लेंथ एलिमेंट लेते हैं। तो लेंथ एलिमेंट LM से इस पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है वो R हो गई। डन, और एक हम सेंटर नीचे बॉटम से ले रहे हैं लेंथ एलिमेंट DL से, और उस पॉइंट P की डिस्टेंस भी क्या हो गई, R। ठीक है, तुम खुद देखो ना, मेरे पास में अगर एक लूप है तो मैं इससे है ना इस पॉइंट तक के लिए जो डिस्टेंस निकालूंगा और इससे इस पॉइंट तक के लिए जो डिस्टेंस निकालूंगा वो डिस्टेंसेस इक्वली होगी। ठीक है, क्योंकि ये पूरा थ्रू आउट द यूनिफॉर्म ही है। अब देखो यहां पर ये LM वाला जो लेंथ एलिमेंट है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा पॉइंट P पे। कैसे निकालेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर एक लेंथ एलिमेंट कंसीडर्ड है, ठीक है, करंट आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे नीचे से होके ऊपर आ रहा है, करंट वापस बता रहा हूँ, नीचे से होके कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट देख लिया। अब इस पे राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे, करंट किधर आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो ऐसे अगर वो आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं इसको क्या करूंगा, हाथ से ग्रिप करने की कोशिश, और अंगूठा कहाँ आ रहा है, मेरी तरफ, राइट हैंड थंब रूल की अप्लाई करें ना, तो अंगूठा कहाँ आ रहा है, ऐसे। और जैसे ही मैं ना इसकी तरफ बात करूंगा तो करंट इधर, और ये ऊपर से घूम के नीचे होता हुआ बाहर निकल रहा है। समझ में आ रही बात, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड फिंगर्स के डायरेक्शन में ऐसे बाहर निकला, तो पॉइंट P जो भी एक आप यहाँ इमेजिन कर सकते हो, उस पर एक मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ, और एक लेंथ एलिमेंट नीचे है हमारा, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम के, देखो करंट कहाँ जा रहा है, नीचे वाले डायरेक्शन में, इधर, तो मेरा अंगूठा इधर हो गया, तो मैं इस पर अगर अप्लाई करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम के ऊपर से होके नीचे जा रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है,
तो इन दो मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम डायरेक्शंस बताएंगे, ठीक है। तो हमारा जो लेंथ एलिमेंट डीएल है, एलएम वाला ऊपर, इसी से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ऊपर वाले से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर जा रहा था, ठीक है, और नीचे वाले से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ। तो दो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में, एक डीबी है और एक डीबी डैश है। डन। अब डीबी और डीबी डैश हो गए। अब एंगल्स की बात कर लेते हैं। ये पॉइंट पी, इसके साथ जो एंगल बना रहा है एलएम के साथ में थीटा, और मैंने बोला था सेम डिस्टेंस है, तो ये इसके साथ में भी क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। डन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बात करते हैं। और अब हम बात करेंगे एंगल्स की। ये एंगल्स बन गए थीटा और थीटा, टू थीटा बन गए। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको मैं ना खाली पेज पे एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट बता देता हूं। ठीक है बच्चों, ये हमारा लूप है और इसके सेंटर से ये पॉइंट हो गया हमारा पॉइंट पी, और इससे मैग्नेटिक फील्ड की डिस्टेंस हो गई आर, और इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड की डिस्टेंस हो गई आर। ये दो एंगल, सॉरी, ये दो एंगल्स हो गए हमारे पास में थीटा, और दिस वन इज ऑल्सो थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन सीधी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पॉइंट पी है, और एक लाइन हम परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करते हैं। ऊपर वाला जो हमारा लेंथ एलिमेंट डीएल था, इसका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। 90 डिग्री पे हम उसको ले लेते हैं। अब बच्चे बोलेंगे कि सर 90 डिग्री पे ही क्यों ले रहे हैं आप, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होके इस डायरेक्शन में ऊपर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो मैं डीबी को ले लेता हूँ यहाँ पे। ये कितना बना रहा है इस आर के साथ में, यहाँ पे बना रहा है बच्चा, ये वो बना रहा है 90, ठीक है। इसी तरह से ये एक लेंथ एलिमेंट नीचे ले लेता हूँ डीबी डैश, और ये भी कितना बना रहा है बच्चों, 90, ठीक है। सेम सेम, ये 90 बना दिया। अब क्या है, ये थीटा है, तो ये बचा हुआ देखो मैं एक किसी भी एक एंगल को निकाल के बताता हूँ। अगर दिस वन इज थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये इसकी बात करते हैं, ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है। ये थीटा है, दिस वन इज 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा। तो बच्चों 90 में से है ना 90 माइनस थीटा को रिमूव कर दूं, मतलब कि इनके नाम दे दूं मैं यहाँ पे, इसको दे दूं x, इसको दे दूं y, और इसको दे दूं z, ठीक है। तो सबको पता है कि ये दो एंगल्स, जो ये तीनों एंगल्स का सम को लिख सकता हूं मैं 90 प्लस 90, मतलब कि ऐसा कह सकते हो आप x प्लस वाई प्लस जेड, ये सारे के सारे किसके बराबर है, 90 प्लस थीटा के बराबर है। मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग। जब मैं अगर इसकी बात करूं, जब मैं इसकी बात करूं कि ये वाला एंगल है 90, पूरा कंप्लीट 90, ये जो मैंने बनाया ना, ये ड्रॉ करा है यहाँ पे ब्लू कलर से जो दिख रहा है, ये कंप्लीट क्या है 90, और फिर मैं इसका नाम दे दूं x, इसका नाम दे दूं y, इसका नाम दे दूं z। तो देखो इस y वाले एंगल को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, y वाले एंगल को लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, 90 में से थीटा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है बेटा। ये जो पिंक वाली लाइन बनाई, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे, ये वाली लाइन, ये भी 90 ही बना रहा है, यहां से यहां तक 90 बना रहा है। तो इफ दिस वन इज थीटा, तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब z निकालना है मुझे, तो मैं वैल्यूज पुट कर लूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लूंगा, तो x की वैल्यू आएगी थीटा, y की वैल्यू है 90 माइनस थीटा, प्लस z इक्वल्स टू 90 प्लस थीटा। देखो 90 से 90 कैंसिल आउट, थीटा से ये थीटा कैंसिल आउट, तो z किसके बराबर आएगा, थीटा के बराबर आएगा। तो बच्चों इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, थीटा। इसी तरह से हमारे पास में ये ऊपर वाला भी क्या होगा, थीटा। आया समझ में। तो ऐसे हमारे पास में ये दो एंगल्स आ गए। कौन से एंगल्स आ गए बच्चों, एक तो आ गया ये भी थीटा है, और दिस वन इज ऑल्सो थीटा। तो ये एंगल्स बन गए अब हमारे पास में। हम क्या करेंगे, इस थीटा के रिस्पेक्ट में डीबी के दो कंपोनेंट निकालेंगे। थीटा के साथ वाला जो होगा वो डीबी कॉस थीटा, और थीटा के अपोजिट वाला हो जाएगा डीबी साइन थीटा। इसी तरह से हम एक दूसरा ले रहे हैं डीबी डैश के लिए। तो डीबी डैश जो है लाइन, डीबी डैश नीचे की तरफ जा रही, इसमें भी थीटा बन गया ना ये, तो यहाँ पे हो जाएगा डीबी डैश कॉस थीटा और डीबी साइन थीटा। डन। तो ये हमारे पास में कंपोनेंट्स वगैरह बन गए। अब बात आती है बायो सावर्ट एप्लीकेबल करने की। तो बायो सावर्ट के अकॉर्डिंग डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल क्रॉस आर अपॉन आर स्क्वायर। डीएल और आर के बीच में ना एंगल कितना है, 90 है, ठीक है। तो देखो तो सही, यहाँ पे लेंथ एलिमेंट जा रहा है इस तरफ,
और हमारा डीएल आर किधर है, नीचे की तरफ। तुम खुद इमेजिन करने की कोशिश करो, करंट आ रहा है मेरी तरफ, ठीक है, करंट इस तरफ आ रहा है और डीएल कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। वापस रिपीट कर रहा हूँ, करंट इधर आ रहा है और वो चीज कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ। कितने का, 90 का बन रहा है, परपेंडिकुलर सेंटर, सेंटर से वो जो पॉइंट इमेजिन कर सकते हो तुम, वो ऐसे ही होगा ना, ठीक है। तो ये हो गई आर डिस्टेंस। और एक्यूरेटली अगर मैं बात करूं उधर जा रहा है तो 90 हो रहा है ना ये बेटा, ये बिल्कुल नीचे जा रहा है और ये किधर आ रहा है, इधर। तो ऊपर से अगर देखें तो वो एंगल कितना बना रहा है, 90 बना रहा है। तो डीएल क्रॉस आर हमारे पास में किसके बराबर आएगा, डीएल साइन थीटा के बराबर आएगा। और थीटा हमारा क्या रखेंगे हम, 90 रखेंगे यहाँ पे। तो डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू तो हो गई बेटा 1। तो ये हो गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ऊपर जो लेंथ एलिमेंट है उतना का उतना लेंथ एलिमेंट नीचे भी है, तो ये डीबी और डीबी डैश दोनों बराबर, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इनको दे देंगे। और दोनों की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड आया दोनों, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो in this way the whole coil can be treated as the same manner and the resultant magnetic field, तो हर जगह पे कॉइल क्या होगी, सेम ही होगी। तो एक मैग्नेटिक फील्ड निकाल देते हैं। तो डीबी बी इक्वल टू डीबी साइन थीटा, किसी भी एक कंपोनेंट का निकाल देंगे हम। अब बच्चे बोलेंगे सर कॉस थीटा क्यों नहीं लिया, तो इधर देखो, डीबी साइन थीटा और डीबी साइन थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में एड अप हो जाएंगे, लेकिन डीबी कॉस थीटा ऊपर जा रहा है और डीबी डैश कॉस थीटा नीचे जा रहा है और इक्वल अमाउंट में होने से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये कंपोनेंट हमारा जो है डीबी साइन थीटा वाला, वो ज्यादा वैलिड है। तो हम डीबी साइन थीटा में से कोई सा भी एक ले लेते हैं, डीबी डैश लो या डीबी साइन थीटा, बात वही है। तो हमने ले लिया डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेशन, टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। डीबी की वैल्यू क्या है बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर, और साइन थीटा हमें निकालना है। तो डायग्राम में देखो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो गया हमारे पास में बच्चों परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारे पास में क्या, हाइपोटेनियस। तो ए अपॉन आर हमारे पास में क्या आ गया, साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू ए बाय आर, मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली, ठीक है। और मैं इसको ब्लैंक पेज पे करके बता देता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो हमारी वैल्यूज जो है वो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा अपने पास में, डी बी साइन थीटा और इसका इंटीग्रेशन जो किसके बराबर आ रहा है, बी के बराबर आ रहा है। इसकी वैल्यू डालेंगे हम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ए अपॉन आर। इसको और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब डी एल, ठीक है। इंटीग्रेशन सब कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब डीएल का हम कर देंगे इंटीग्रेशन। तो डीएल लेना, जो इंटीग्रेशन करेंगे वो उस पूरे लूप का जो भी सर्कमफ्रेंस होगा वही होगा, है ना। तो हमारे देखो इस पूरे लूप का रेडियस ए दे रखा है, तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई ए हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे रखेंगे हम डीएल की जगह पे 2 पाई ए, उसका पूरा सर्कमफ्रेंस, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 पाई ए, ठीक है। जो टर्म्स कैंसिल आउट है काट दो, तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और 2 से 1 टाइम, और ये 2 टाइम्स हो गया। यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, म्यू नॉट आई ए, और ए कितना हो गया, ए स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, ठीक है। डायग्राम में देखेंगे तो आर आर की वैल्यू जो है वो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, मतलब कि अंडर रूट हो रहा है। पीजीटी लगाई ना यहाँ पे, देखो डायग्राम में देखो, पीजीटी है ना, बेस का स्क्वायर सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का जो सम है वो आर स्क्वायर के बराबर होगा। पीजीटी लगाने से यहाँ से देखो मेरे पास में फॉर्मूला आ गया। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर और अपॉन 2 आर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और इसके ऊपर पावर कितनी लग रही, क्यू। तो इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर लेंगे, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो ये आपके पास में जो आंसर आया है ये फाइनल, ये हमारे पास में क्या है, फाइनल फॉर्मूला आपके। और अब इसमें कुछ कंडीशंस हो सकती है, कुछ कंडीशंस होने का मतलब क्या है बच्चा, यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास में रेडियस काफी काफी ज्यादा कह सकते हो कि बड़ी है, ठीक है, रेडियस काफी ज्यादा बड़ी है, और
एक्स डिस्टेंस बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, मतलब कि वो सेंटर पे लाई कर रहा है, सेंटर पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो एक्स उसके सामने कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मेरा जो भी लूप है, जैसे कि ये लूप है और मैं इसकी सेंटर से ही जो डिस्टेंस है एक्स और ये इसकी रेडियस है ए, तो मैं अगर एक्स को क्या कर दूं जीरो, मतलब कि बिल्कुल ही जीरो, तो उस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पे, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा अपने पास में जीरो और 3/2। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, सेंटर के केस में बता रहा हूं मैं, अगर पॉइंट सेंटर पे लाई करता तो अपन एक्स को जीरो रख सकते हैं, 2a² की पावर 3/2, 2 से 2 गया, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a³, ये इससे कैंसल आउट हो गया, तो बी का फॉर्मूला क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ये अभी मैंने डिराइव करके बताया था सेंटर पे, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। तो मैंने सेंटर वाला पहले इसलिए करवाया था ताकि आपको पता पड़े कि ये म्यू नॉट आई अपॉन 2a क्यों लिया जाता है, वो अलग डेरिवेशन है, ये अलग डेरिवेशन है, बट स्टिल इसकी मदद से हम उस फॉर्मूले को भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर की कंडीशन में ये हो जाएगा हमारे पास में। और नंबर ऑफ टर्न्स अगर बच्चा ज्यादा है तो आप इस पूरे फॉर्मूले को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, एन से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2a² प्लस x² की पावर 3/2। डन। तो ये है कुछ कंडीशंस, एक्स जीरो कहाँ पे होगा, अगर एक्स ज्यादा बड़ा है तो हम किसको ए को नेग्लेक्ट कर लेंगे और वो सब, ये इसकी कुछ कंडीशंस है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आ रहा है हमारे पास में रूल्स फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। किसी भी सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमारे पास में अब आ रहे हैं दो रूल्स। पहला जो रूल है बच्चों वो है राइट हैंड रूल। ये राइट हैंड थंब रूल का बिल्कुल ही अपोजिट है। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि करंट अगर किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो उस तरफ आप थंब को पॉइंट आउट करो और फिंगर्स को कर्ल करो, तो फिंगर्स डायरेक्शन दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड और अंगूठा डायरेक्शन दिखाएगा करंट को। ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। ये बोल रहा है कि इफ वी कर्ल द palm of our right hand around the circular wire with the fingers pointing in the direction of current, करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज है तो मैं ऐसे कर्ल करूंगा फिंगर को, और क्लॉकवाइज है तो मैं ऐसे कर्ल करूंगा। तो जब भी आप राइट हैंड को कर्ल करोगे करंट की डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, तो जिस तरफ अंगूठा होगा उस तरफ हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं कर्ल कर रहा हूं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरा अंगूठा किस तरफ है, इस तरफ। इसे बोलते हैं हम राइट हैंड रूल, ठीक है। ये राइट हैंड थंब रूल नहीं है। और दूसरा रूल आ रहा है हमारे पास में क्लॉक रूल। क्लॉक रूल क्या कहता है, दिस रूल्स गिव द पोलैरिटी ऑफ एनी फेज ऑफ द सर्कुलर करंट लूप इफ द करंट राउंड एनी फेज ऑफ द कॉइल इज एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पे मेन बात लिखिए, कॉइल इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट बिहेव्स अ नॉर्थ, इफ द करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन क्लॉकवाइज इट बिहेव्स लाइक अ साउथ पोल। समझाता हूं मैं ये क्या है, ठीक है। लेट्स अज्यूम हमारे पास में है ना दो सर्कुलर लूप है, एक हो गया हमारे पास में ये, और दूसरा हमारे पास में क्या हो गया, ये हो गया। इसमें करंट फ्लो हो रहा है हमारे पास में क्लॉकवाइज, इसमें करंट फ्लो हो रहा है हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इनमें डायरेक्शन दिखाने का तरीका एक सिंपल सा तरीका है, अल्फाबेट बना दो, और ये देखो क्लॉकवाइज की कंडीशन में एस, देखो तो यहाँ पे साउथ बनेगा, और एंटी क्लॉकवाइज की कंडीशन में नॉर्थ बनेगा बच्चों। तो ये कुछ इस डायरेक्शन से हम बता सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज के अंदर नॉर्थ बनता है, साउथ बनता है क्लॉकवाइज के अंदर, ठीक है। अब आता है हमारे पास में एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन, किसी मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, आप जो बोलना चाहें, तो किसी मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन इन अ वैक्यूम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी, तो वो मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम एंड एल्जेब्रिक सम ऑफ अ करंट थ्रू द क्लोज लूप, ठीक है। बहुत इजी है यार, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है उसका लाइन इंटीग्रेशन क्लोज लूप के अंदर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ किसके, टोटल करंट की क्या होगा, इक्वल होगा। इसे एम्पियर सर्किटल लॉ बोलते हैं। एयर और वैक्यूम की बात कर रहे हैं अपन, मीडियम होता तो म्यू नॉट की जगह पे मैं क्या यूज करता, म्यू ओनली, बट यहाँ पे वैक्यूम है तो म्यू नॉट यूज कर रहा हूँ। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट, ठीक है। अब एम्पियर्स लॉ की मदद से हम क्या निकालेंगे, कुछ एप्लीकेशंस, कुछ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ऐसा समझ लो कि एम्पियर का जो लॉ है
वो बहुत से डेरिवेशंस, बहुत से फॉर्मूला, बहुत से चीजों का मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बहुत ही इजी और एप्लीकेबल मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हमारा पास में जो एप्लीकेशन आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, उसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ। ठीक है, देखो है क्या चीज, लॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट करंट होना चाहिए। ठीक है, उस वायर में फ्लो होता हुआ। तो हमारे पास में एक वायर है, ठीक है, ये रहा वायर, इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिराइव करूंगा बच्चों, करंट ऊपर जा रहा है, मेरी फिंगर्स ऐसे, फिंगर्स कर्ल करेगी, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट अगर ऊपर जा रहा है तो मेरी फिंगर्स ऐसे सर्कुलर लूप बनाएगी उसके चारों तरफ, है ना। तो ये सर्कुलर लूप बना लिया, और इस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकाल दिया, वो किस तरफ जा रहा है, इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमने एक लेंथ एलिमेंट डीएलपी कंसीडर कर लिया, और यहां पर है ना हमारे पास में उस लूप की, इमेजिनरी मैग्नेटिक लूप की रेडियस कितनी दे रही है, स्मॉल आर। तो अब देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और लेंथ एलिमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के दोनों का डायरेक्शन का एंगल थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। बाय एम्पियर्स लॉ बीडीएल किसके बराबर है, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट समेशन आई के बराबर है, तुम्हें पता ही है। तो बीडीएल, बीडीएल इंटीग्रेशन ऑफ बीडीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट बाहर आ जाएगा बच्चा, और समेशन आई वैसा का वैसे ही रहेगा। ठीक है, थीटा की जो वैल्यू है बी डॉट डीएल, उसको अपन क्या कर लेंगे, 0। तो अगर ये मेरे पास में बीडीएल है तो क्या मैं इसको बीडीएल कॉस थीटा नहीं लिख सकता, और ये बीडीएल कॉस थीटा लिखूंगा तो एंगल कितना बनना है इनके बीच में, 0। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, जैसे ही कॉस 0 है तो ये आ जाएगा बीडीएल ओनली। ठीक है, और समेशन आई को क्या लिख दूंगा मैं, समेशन आई को क्या लिख देते हैं हम, टोटल करंट आई ले लेते हैं। तो इसका पूरे का बीडीएल का इंटीग्रेशन हो गया कॉस थीटा डाल के सब सॉल्व करने के बाद में, बीडीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के साइन के, और इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, डीएल लेंथ एलिमेंट का इंटीग्रेशन हमारे पास में सर्कमफ्रेंस आता है उस लूप का, और इसका सर्कमफ्रेंस जो है वो हमारे पास में 2 पाई आर हो जाएगा। तो ये हो गया 2 पाई आर, इसको डिनोमिनेटर में भेज दूंगा तो आई गेट द फॉर्मूला बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, अब बच्चों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना फॉर्मूला में, मैग्नेटिक फील्ड लूप की वजह से सेंटर पे आता है, लूप लूप कौन सा है, सर्कुलर लूप, वो आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, और ये देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आ रहा है। तो दोनों में ध्यान रखना है, स्ट्रेट कंडक्टर में सर्कमफ्रेंस वाला जैसा कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है तो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये वाला यूज करके आ जाते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। नहीं करना है आपको, जहां पर सर्कुलर लूप दिखे वहां पे नीचे डिनोमिनेटर में 2 आर है, जहां पे स्ट्रेट कंडक्टर दिखेगा वहां पे आपको नीचे अंडर डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, 2 पाई आर लिखना है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे सामने ही पता पड़ रहा है कि बी जो है वो प्रोपोर्शनल है, बी ये देखो, बी जो प्रोपोर्शनल है करंट की सीधा, और बी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। तो इसको अगर ग्राफ वाइज करें तो ये मिलेगा हमें स्ट्रेट क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये वाला ग्राफ मिलेगा कर्व क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये इसके इनवर्सली क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो ये दो कर्व अच्छे से याद रखना आप लोग। चलो अब हमारे पास में आता है सोलेनोइड। सोलेनोइड क्लास 10th में भी पढ़ा होगा आपने, और उतना डिटेल में नहीं पढ़ा था, लेकिन अभी हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो सोलेनोइड की बात करते हैं। व्हेन अ सिलेंड्रिकल इंसुलेटर ट्यूब some tons of copper wires are wounded over in the form of helix, then this arrangement is called solenoid। ठीक है, इंसुलेटर, ठीक है, सिलेंड्रिकल इंसुलेटर ट्यूब है, और उसके ऊपर हम क्या करें, उसके ऊपर फॉर्म ऑफ हेलिक्स में क्या लपेट रखा है, कॉइल, कॉपर वायर। मैंने रियल इमेज साइड में बना रखी है, तो उस पे कॉपर वायर को ऐसे ऐसे वाइंड कर रखा है और टाइटली वाइंडेड के, तो इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम, सोलेनोइड। प्लेन ऑफ each turn of solenoid can be taken perpendicular to the axis of solenoid। ठीक है, प्लेन ऑफ ईच टर्न मतलब कि हर एक टर्न का अपन क्या मान सकते हैं, सोलेनोइड को परपेंडिकुलर मान सकते हैं। सोलेनोइड का एक्सिस कहाँ है, ये रहा, तो हमारी प्लेन कहाँ है, ऐसे 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 हर एक टर्न की प्लेन को ऐसे रखा है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या परपेंडिकुलर बना रही है। तो ये सोलेनोइड का अरेंजमेंट और ये बेसिक सा रियल इमेज साइड में सोलेनोइड की लिख दी। मेन तो आता है सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालना। ठीक है, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कैसे निकलता है, वैल्यू क्या आएगी, वो ध्यान रखना। अच्छा तुम लोगों से एक बात डिस्कस कर लेते पहले, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, हर जगह पे सीधी लाइंस होती है
और यूनिफॉर्म रहेगा। ऐसा नहीं कि उसके अंदर कोई एक पॉइंट ले लिया ए और कोई पॉइंट बी ले लिया तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज वेरी कर रही, नहीं। सोलेनोइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा यूनिफॉर्म रहता है। सोलेनोइड के जस्ट बाहर की तरफ है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, डेरिवेशन में काम आने वाला है अभी। ठीक है, मेरे पास में एक सोलेनोइड है, सोलेनोइड दे रखा है ये यहाँ पे, ये इसको इमेजिन करने की कोशिश करो कि भाई ये रहा सोलेनोइड और ऐसे 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 हमारे उसको लपेट रखा है। ठीक है, दिस इज अ सोलेनोइड। क्लियर? ये ऊपर जितने भी डॉट्स दिखा रहे हैं कि करंट को डायरेक्शन को दिखा रहे हैं, तो देखो करंट का डायरेक्शन दिखाने का मतलब ये हुआ कि करंट इस तरफ से घूम के ऐसे आ रहा है ऊपर से, और यू घूम के कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ उसमें एंटर कर रहा है। ठीक है, ऐसे घूम के समझ लो तुम लोग, ऐसे निकल के बाहर एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे है ना करंट का डायरेक्शन डॉट 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 से दिखा रखा है, और क्रॉस 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 से हमने क्या दिखा रखा है, नीचे वाला करंट का डायरेक्शन दिखा रखा है। बता रहा है कि हाँ भाई इस तरह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर आ रहा है, नीचे एंटर कर रहा है, बाहर आ रहा है, नीचे एंटर कर रहा है। ठीक है, सोलेनोइड पे एक इमेजिनरी लूप पी क्यू आर एस को कंसिडर कर लेते हैं। पी क्यू आर एस में है ना, इसकी एक साइड को ले लेते हैं हम एस आर, मतलब कि हम इसकी लेंथ को ले लेंगे एल, और इसकी विड्थ और थिकनेस को हम क्या ले लेंगे, स्मॉल बी ले लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ साइड में मेंशन कर देता हूँ। एल का मतलब क्या है, लेंथ, बी का मतलब क्या है, ब्रेथ, कितना वाइड है ये। ठीक है, ये इसकी ब्रेथ हो गई और ये उसकी हो गई लेंथ। क्लियर? अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो इसमें जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम में दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ से इस तरफ बन रहा है। क्लियर? ये जो डायरेक्शन है, हमें हमें इस मैग्नेटिक फील्ड की क्या निकालनी है बेटा, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालते हैं, चलो। To get the intensity of magnetic field in a solenoid, we consider the rectangular path PQRS। मैंने पहले ही बोला था, एक PQRS अपन क्या बना रहे, लूप बना रहे। अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और बाहर निकल रहा है, और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0 है। बिल्कुल उसके सरफेस से जस्ट बाहर की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो एम्पियर्स लॉ से बीडीएल किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट आई के बराबर आएगा। अब ये पूरा क्लोज लूप का इंटीग्रेशन साइन दे रखा है, तो हमें पूरे क्लोज लूप के मैग्नेटिक फील्ड सारे निकालने पड़ेंगे। तो क्लोज लूप में हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां तक निकलेगा, पी से लेकर क्यू तक, फिर क्यू से लेकर आर तक, फिर आर से लेकर एस तक, और एस से लेकर आर तक, एस से लेकर पी तक। तो ये लूप बन गया ना बच्चों। तो इस पूरे क्लोज लूप के लिए हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो बीडीएल आएगा पीक्यू के लिए, बीडीएल आएगा क्यूआर के लिए, बीडीएल आएगा एसआर के लिए, बीडीएल आएगा एसपी के लिए। इन चारों मैग्नेटिक फील्ड को लिख दिया, पहला पी से क्यू, क्यू से आर, एस से आर और एस से पी। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो गया, म्यू नॉट आई। बीडीएल हटाएंगे हम यहाँ पे तो लगेगा बीडीएस कॉस थीटा, यहाँ पे भी बीडीएस कॉस थीटा, बीडीएस कॉस थीटा, बीडीएस कॉस थीटा सब में लगेगा। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट में पीक्यू वाले के साथ में एंगल कितना बन रहा है। पी से क्यू वाले में मैग्नेटिक फील्ड, पी से क्यू में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इस तरफ, और हमारे पास में लेंथ भी किस डायरेक्शन में जा रही है, इसी तरफ। दोनों सेम डायरेक्शन में ना, पी से क्यू चल के इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, एंगल कितना, 0। तो पहला आएगा cos 0। दूसरा हमारे पास में Q से R बच्चों, तो देखो Q से R जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं इस तरफ हूं और मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर एंगल बना रहे हैं। तो ये आ गया cos 90। और तीसरा वाला जो हमारे पास में है SR या RS बोल लो आप, ये वाला लाई कर रहा है आउटसाइड, और आउटसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही 0 है, तो सीधा 0 रख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे सीधा 0 रख दिया हमने। और लास्ट वाला है P से S, और P से S में है ना हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है, देखो P से S ये वाला जो है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एंगल कितना 90। तो इन वैल्यूज को रख दिया। जैसे ही 90 रखूंगा तो cos 90 की वैल्यू 0, ये ऑलरेडी 0, ये भी 0, तो ये सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, ये और ये। तो हमारे पास में बचेगा P से Q तक BDL और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड निकल गया बाहर। P से Q तक की लेंथ आ जाएगी हमारे पास में DL इंटीग्रेशन टोटल। तो P से Q तक की लेंथ को हमने क्या ले रखा है, स्मॉल एल ले रखा है डायग्राम में। तो P से Q तक की लेंथ को ले लिया स्मॉल एल, और विच इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। इक्वेशन नंबर क्या हो गया बच्चों, 1। चलो, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आर, स्मॉल एन होता है हमारे पास में नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, स्मॉल एन। तो ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो ये तो बात आ गई नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो द नंबर ऑफ टर्न्स फॉर द लेंथ एल, एक इतने से पोर्शन में अगर हमारे पास में नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन जो है वो इतना दे रखा है, तो मैं पूरी लेंथ की बात करूंगा तो मैं इस पूरी लेंथ से ही मल्टीप्लाई कर दूं ना टोटल।
मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? सोलेनोइड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, बट मेरे को चाहिए सिर्फ इतने से पोर्शन का। ठीक है, अपने पास में कितना दे रखा है, इतना सा पोर्शन पी से क्यू तक दे रखा है। ये तो पूरे की बात आ गई ना, एन स्मॉल एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बट हमें चाहिए कहां से कहां तक, पी से क्यू तक। तो उस पी से क्यू तक की लेंथ को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे। तो टोटल करंट का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल करंट का फॉर्मूला, अगर एक वायर में 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, 2 3 4 5 6 ऐसे ही नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करेंगे करंट को, तो टोटल करंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सोलेनोइड में जो आया है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, करंट से। तो ये आ गया समेशन आई, टोटल करंट की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, समेशन आई की वैल्यू कहां पे पुट कर देंगे हम, समेशन आई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, विच इज म्यू नॉट समेशन आई, और इधर इक्वल में क्या है, बी क्रॉस एल, सॉरी बी डॉट एल, आप जो बोलना चाहे। तो ये हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू म्यू नॉट एज इट इज, समेशन आई की वैल्यू क्या लिख दी हमने, समेशन आई की वैल्यू लिख दी एन अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय आई। तो इन वैल्यूज को पुट करते ही बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन एन अपॉन एल आई। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एल से एल कैंसल आउट हो चुका है, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को क्या लिख सकते हैं अपन, स्मॉल एन लिख सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो हमारे पास में सोलेनोइड का आता है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई आता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सोलेनोइड का क्या है, फॉर्मूला है, ये सोलेनोइड का फॉर्मूला है। इफ द लेंथ ऑफ सोलेनोइड इज वेरी स्मॉल, द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस, देखो ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। जब सोलेनोइड काफी छोटा हो, लिमिटेड हो, तो उस कंडीशन में उसके लिए फॉर्मूला होता है। बाय द वे इसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, तो इसको बस याद रख लेना कि हाँ, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है 1/2 म्यू नॉट एन आई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, जहां पर सेंटर से पॉइंट जो है सोलेनोइड के बाहर वाला, उसके बीच में बनने वाला एंगल्स हमारे थीटा 1 और थीटा 2। ठीक है, तो थोड़ा इस बात का आप ध्यान रखना। चलो अब आ रहा है आपके पास में फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज गलती से एंटर कर जाए, या फिर हमने जानबूझ के उसको उसके अंदर एंटर करवाया, तो चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, हमें वो फोर्स निकालना है। ठीक है, तो उस फोर्स की वैल्यू निकालनी है, और चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड। चलो निकालते हैं। तो अज्यूम करो मेरे पास में एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, एक मिनट ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड हमारा किधर है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और वो पार्टिकल है ना, वी वेलोसिटी से कैसे एंटर करता है, इसके साथ में इस तरह से कितना एंगल बनाते हुए करता है, थीटा एंगल बनाते हुए। समझ में आ रही डायग्राम? डायग्राम में क्या है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, पार्टिकल एंटर कर रहा है इस डायरेक्शन में, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। किसके साथ में बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में बना रहा है। ठीक है, तो इट विल एक्सपीरियंस अ सर्टेन फोर्स, और ये जो सर्टेन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसका डायरेक्शन हमें निकालना आना चाहिए। ठीक है, आपने ये वाला रूल पढ़ा है, लेफ्ट हैंड थंब रूल। और लेफ्ट हैंड थंब रूल में क्या होता है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, डिटरमाइन करने का। नहीं पढ़ा है तो मैं बताता हूँ, वैसे आगे पीछे ये आने वाले ही है, ये रहे हमारे रूल्स। पहले रूल्स बढ़ा देता हूँ ताकि फिर आपको वो डेरिवेशन समझ में आएगा। तो देखो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, इसके लिए आपको लेफ्ट हैंड चाहिए, और ऑब्वियसली बात है सबको चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, या फिर वेलोसिटी, दोनों में से कोई एक। मतलब करंट इधर भी जा सकता है तो भी यही रूल एप्लीकेबल है, या फिर ये वाला फिंगर आपका शो करेगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, करंट हो गया या फिर वेलोसिटी हो गया। डन। तो ये जो है लेफ्ट हैंड रूल, इसकी मदद से अपन निकाल सकते हैं। चलो इसमें निकालने की कोशिश करते हैं। देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैंने इसको इधर रखा, वेलोसिटी किधर है, इस डायरेक्शन में, तो फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये आप भी ट्राई कर सकते हो, इस डायग्राम को ड्रॉ करें कॉपी में, कॉपी में मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखो आप, आपकी कौन सी, फोर फिंगर, मिडल फिंगर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो आपका अंगूठा जो दिखाएगा वो क्या दिखा रहा है, फोर्स को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्सपीरियंस्ड फोर्स होता है ना, जो चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और उसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स दो तीन चीजों पे डिपेंडेंट होता है। चलो पढ़ते हैं इसको। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट द चार्ज क्यू एक्सपीरियंस अ फोर्स,
हाँ ऑब्वियस सी बात है, जब चार्ज उसमें एंटर करेगा तो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस वो करेगा। तो ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड तो ज्यादा फोर्स। फिर वो डिपेंड करता है चार्ज पे, चार्ज का नेचर कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज की वैल्यू कितनी है, उस पर भी ये फोर्स डिपेंड करता है। और द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये फोर्स उस कंपोनेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 90 बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ना, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और हमारा v वेलोसिटी इधर हो गया, तो एक थीटा के साथ में जो v वेलोसिटी ये हो जाएगा v cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा। तो कौन सा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 90 बना रहा है, ऑब्वियस सी बात है v sin थीटा ही। तो ये उस कंपोनेंट के भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों इक्वेशंस को जब कंबाइन करेंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू बी क्यू वी साइन थीटा। डन। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा K, F इक्वल्स टू K क्यू वी बी साइन थीटा। जहां पर K की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम, 1 ले लेंगे, तो फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर। तो F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा आ गया। और जैसे ही V और B, अब यहाँ पे एंगल कौन बना रहा है बताओ, यहाँ पे बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और ये कंपोनेंट बना रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 बना रहा है। तो एंगल्स के लिए साइन थीटा जैसे ही रिमूव करूंगा तो ये V क्रॉस B हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स तो याद ही होगा F इक्वल्स टू Q, और ये आ गया हमारे पास में मैग्नेटिक फोर्स। डन। तो यहाँ पे भी वो साइन थीटा पे ही डिपेंड हो रहा है। इफ वेलोसिटी अगर जीरो है तो फोर्स भी जीरो, तो मतलब पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा, बता देता हूं। और केस 2, अगर पार्टिकल थीटा डिग्री से एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, जहां पर वो थीटा जीरो बना रहा है, मतलब या तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में है या फिर 180 मैग्नेटिक फील्ड का बिल्कुल अपोजिट है, उन दोनों ही कंडीशन में अ चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, क्योंकि साइन जीरो और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है अपने पास में, जीरो होती है, तो आपका फोर्स भी क्या आ जाएगा, जीरो। लेकिन वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में थीटा डिग्री मतलब 90 बना के निकल रहा है, थीटा 90 पे, तो वहां पे डालो फॉर्मूला क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो फोर्स क्या आ जाएगा आपके पास में, मैक्सिमम आ जाएगा। डन। तो ये है हमारे पास में मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। डायरेक्शन में वापस बता दिए, वैसे ही बता दिए, ये हो जाएगा शॉर्ट तरीका याद करने का, एफ बी आई, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट या वेलोसिटी। दूसरा आता है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल में सीधी सी बात है, अगर मैं जैसे कि मैं मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, ठीक है, मैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैं फिंगर्स को सीधा ऊपर करता हूँ, और करंट किधर आ रहा है, मेरा इस तरफ आ रहा है, मैं करंट इधर करता हूँ, तो उस पर लगने वाला फोर्स हमेशा किस तरफ होगा, इस तरफ, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हो। आप एप्लीकेबल करके कोशिश करो, इमेजिन करने की कोशिश करो इन्हें, कि फील्ड इधर है, करंट इधर है, तो ये बाहर की तरफ कौन फोर्स, कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा के अकॉर्डिंग अपन निकाल देते हैं मैग्नेटिक फोर्स की डेफिनेशन। ठीक है, एक सेकेंड। डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द टर्म्स ऑफ फोर्स इन अ मूविंग चार्ज। F इक्वल टू क्या आया, क्यू वी बी साइन थीटा, तो हम फोर्स की मदद से मैग्नेटिक फील्ड की क्या निकालेंगे, डेफिनेशन निकालेंगे। तो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, बी निकालूंगा तो F अपन क्यू बी साइन थीटा। ठीक है, बाकी सारी टर्म्स डिनोमिनेटर में सिर्फ बी बच गया। अगर मेरे पास में चार्ज 1 कूलम में, वेलोसिटी जो है हमारे पास में 1 यूनिट है, चाहे वो 1 मीटर पर सेकंड हो, चाहे वो 1000 किलोमीटर या 1 हर जगह पे यूनिट हो, 1 यूनिट हो, और साइन थीटा भी कितना हो, 90 दे रखा हो, तो उस कंडीशन में सब वैल्यूज पुट करने के बाद में मैग्नेटिक फील्ड हमारे फोर्स के बराबर आएगा। तो मैं वहां से डेफिनेशन दे सकता हूँ कि द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट मे बी डिफाइंड, उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन किया जाएगा, एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज मूविंग विद द यूनिट वेलोसिटी एट अ राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन। मतलब वो एक यूनिट चार्ज पे यूनिट वेलोसिटी से जा रहा है और राइट एंगल पे एंटर कर रहा है, तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड हमारा मैग्नेटिक फोर्स होता है, जो 1 टेस्ला के बराबर होगा। ठीक है, और ये इसका डायमेंशन लिख रखा है M1L2A-1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है बच्चों हमारे पास में लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स क्या है हमारे पास में, लॉरेंज फोर्स वो वाला फोर्स होता है जब किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही इक्वल अमाउंट में उस समय एप्लीकेबल है।
जैसे कि ये मान लो कि मेरा ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, इसके ऊपर मैं मैग्नेटिक फील्ड भी डाल रहा हूँ, इसी के ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर रहा हूँ। उस कंडीशन पे इसके ऊपर एक सर्टेन टाइप ऑफ फोर्स लगेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, लॉरेंज फोर्स बोलेंगे। और लॉरेंज फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, दी लॉरेंज फोर्स इज द टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग थ्रू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। उस चार्ज पार्टिकल पे ही एप्लीकेबल है जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में एक साथ गुजर रहा हो, ठीक है। चलो इसको निकालना बहुत इजी है, तुम्हें पता ही है ना, चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्यूई होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला मैंने जस्ट अभी निकाला है, क्यूवीबी, ठीक है। एक आता है क्यूई और एक आता है क्यूवीबी। तो अ चार्ज क्यू इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्यूई, और द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज क्यू मूविंग विद द वेलोसिटी इन द फील्ड इज गिवन बाय, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू वी क्रॉस बी, डन। तो लॉरेंज फोर्स उन दोनों फोर्स का कॉम्बिनेशन मान लो, उन दोनों फोर्स का सम मान लो, वो होता है। तो एफ लॉरेंज फोर्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, इन दोनों का एडिशन हमारा क्या होता है, लॉरेंज फोर्स। तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारे पास में फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब आ रहा हमारे पास में बच्चों मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। When a charged particle having the q and the velocity v enters a magnetic field, it experiences a force। सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड में जब वो एंटर करेगा तो उसके ऊपर क्या लगने वाला है, फोर्स लगने वाला तो है ही। उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्यू बी साइन थीटा। अब यहाँ पे जो फोर्स है हमारा वो साइन थीटा के एंगल्स पे भी डिपेंड करेगा। कैसे, अगर मेरे पास में थीटा की वैल्यू 0 है तो सीधी सी बात है फोर्स भी 0, कोई फोर्स नहीं लगेगा। थीटा की वैल्यू 90 है तो फोर्स मैक्सिमम मिलेगा। थीटा की वैल्यू 180 है तो वो एंटी पैरेलल होके फोर्स तो भी 0 ही हो जाएगा। तो थीटा के एंटर करने पे मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज के एंटर करने के जो एंगल्स होते हैं उसके ऊपर भी क्या डिपेंड होता है, ये फोर्स डिपेंड होता है। पहला, व्हेन अ इनिशियल वेलोसिटी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है तो हमारा चार्ज पार्टिकल भी उसके साथ में 0 डिग्री का एंगल बना के पैरेलल चल रहा है, ठीक है। तो वो 0, तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यूवीबी साइन 0, और साइन 0 होते ही फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, व्हेन अ इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो एंटर ही 90 डिग्री पे कर रहा है, इनिशियली वो 90 डिग्री पे उसके अंदर एंटर कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो, लेट अ प्लस क्यू चार्ज enters with the velocity v perpendicular into a uniform magnetic field। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वो एंटर होता है, ठीक है। ड्यू टू द परपेंडिकुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अ फोर्स QVB एक्ट्स ऑन इट एंड द पार्टिकल स्टार्ट्स टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। मान लो कि वो इस तरफ आया है, ठीक है, और वो v वेलोसिटी से इधर एंटर करा, तो मैं है ना उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो यहाँ पे अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड जो है ना प्लेन के अंदर जा रहा है और पार्टिकल है ना उसमें 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है। एक असम्पशन देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड एफ बी आई, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है प्लेन के अंदर, पार्टिकल एंटर कर रहा है इस तरफ, ठीक है, तो ये हो गया इस तरफ, पार्टिकल इधर एंटर कर रहा है, तो वो फोर्स क्या होगा, उसको उस तरफ धक्का मार देगा, तो वो सीधा जाता हुआ थोड़ा सा उसको साइड में टिल्ट हो जाएगा। फिर थोड़ा आगे गया, थोड़ा आगे मान लो कि इस पॉइंट पे गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी किधर है, उसकी उस डायरेक्शन में, ठीक है, ये वेलोसिटी हो गई, और फोर्स का है नीचे की तरफ, तो वेलोसिटी हो गई इस डायरेक्शन में, फोर्स नीचे की तरफ, तो अब उसका फोर्स इधर हो गया, तो घूम के वो इधर चला जाएगा। तो इस तरह से उसके ऊपर बार बार क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा जो उसको बार बार उसमें रोटेट करवाएगा। आई रिपीट, कैसे करेंगे, मान लो कि यहाँ पे वो पॉइंट है, क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, उसकी वेलोसिटी है इस तरफ, इस तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये v वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो फोर्स उस तरफ, तो ये जाके यू मुड़ जाएगा, तो इन द सेंस वो बार बार घूमता रहेगा, तो उससे एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा, ठीक है। तो जैसा आप उसको डायग्राम में देख सकते हो, लेट मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज m, पार्टिकल का मास m लेते हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज स्मॉल r, इस पूरे रेडियस का जो बात कर रहे हैं, ये सर्कुलर पाथ जो बन रहा है उसकी रेडियस क्या ली हमने, स्मॉल r ली। तो वहां पे दो फोर्स लग रहे हैं बेटा, एक तो लग रहा है उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जो उसको गोल गोल बार बार घुमा रहा है,
वो जाना सीधा चाहता है बट स्टिल उसको राउंड 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 सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है। और दूसरा, जब वो गोल घूमेगा तो ऑब्वियसली बात है उसके ऊपर कौन सी चीज रहेगी बताओ? वो जब गोल घूमेगा तो उसके ऊपर है ना सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा, और ये दोनों ही फोर्स उसको ओवरकम करके सर्कुलर पाथ में बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वहां पे लगने वाला मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं ना, क्यूवीबी किसके बराबर है? सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो यहां से आर ऊपर भेज दो, एक वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। ये आपके पास में रेडियस का फॉर्मूला आ गया, जिस पाथ में घूम रहा है ना उस रेडियस का फॉर्मूला आ गया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस होगी उसकी सरकमफ्रेंस, ये गोल गोल घूम रहा है ना, तो इसकी पूरी डिस्टेंस कितनी होगी? इसकी सरकमफ्रेंस। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा रिवॉल्यूशन का, रोटेशन का, डिस्टेंस मतलब 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी मतलब वी। क्लियर है यहाँ तक? 2 पाई अपॉन वी तो ऐसे इट इज, आर की जगह पे जो वैल्यू है वो एम वी अपॉन क्यू बी रख देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास में टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो टाइम पीरियड भी आ गया आपके पास में। फ्रीक्वेंसी होती है टाइम पीरियड का बिल्कुल उल्टा, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, ये जो टाइम पीरियड आया है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, तो फ्रीक्वेंसी उसका उल्टा हो जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। डन, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं। और तीसरी जो कंडीशन आएगी बच्चों, उसमें पार्टिकल किसी सर्टेन एंगल से एंटर कर सकता है, 60 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, किसी भी सर्टेन एंगल पे वो एंटर कर रहा है। तो हमारे पास में देखो एक मैग्नेटिक फील्ड है जो एक्स एक्सिस में जा रहा है, पार्टिकल जो फिर वाई एक्सिस ये हो गया, जेड एक्सिस हो गया, पार्टिकल जो है वो इस एंगल पे एंटर करता है। पार्टिकल इस एंगल पे एंटर करता है तो मैं वेलोसिटी इधर निकालूंगा, मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी इस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ और वेलोसिटी उधर, तो फोर्स उसको क्या करेगा? नीचे की तरफ धक्का मार देगा, तो वो ऊपर जाता जाता नीचे आ जाएगा, और फिर वो नीचे आएगा तो वापस उल्टा लगेगा। और ये रूल हर जगह पे अप्लाई करोगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि चार्ज पार्टिकल जो है वो जाना तो सीधा चाह रहा है लेकिन वो जा नहीं पाएगा, तो वो ऐसे ऐसे गोल गोल हेलिकल राउंड 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 घूमने लग जाएगा। तो ये गोल भी घूम रहा है मतलब सर्कुलर पाथ भी है, लेकिन आगे भी ये मूव हो रहा है, ठीक है, मूव फॉरवर्ड। तो इन दोनों की वजह से वो सर्कुलर पाथ और मूव फॉरवर्ड होने की वजह से यहाँ पे इसका जो पाथ बनेगा हेलिक्स में बनेगा। इस पाथ को बोलते हैं हम हेलिकल पाथ। ऐसे स्पाइरल के जैसे जो पाथ बनता है उसको हेलिकल पाथ बोलते हैं हम। तो इस हेलिकल पाथ को निकालना है हमें। तो देखो, v वेलोसिटी ये इस तरफ गया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है? इस तरफ आ रहा है। डन। तो ये बन गया हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एंगल थीटा, ये बन जाएगा हमारे पास में v cos थीटा, और ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? v sin थीटा। बट मैं पहले ही बोल चुका हूं कि है ना, मैग्नेटिक फील्ड का वो वाला कंपोनेंट, सॉरी वेलोसिटी का वो वाला कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 90 बना रहा है वही फोर्स में एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में v sin थीटा जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में क्या बना रहा है? एंगल बनाना 90। तो यहाँ पे हमारे पास में रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ में हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो रेडियस का फॉर्मूला क्या आया था अभी यहाँ पे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, रेडियस का फॉर्मूला था एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो ये भाई साहब हमारे पास में जो है इस तरह से मूव हो रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड वाले के केस में वही परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ले लेंगे, वी परपेंडिकुलर। तो आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ एम वी, तो वो हो जाएगा एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। इसी तरह से टाइम पीरियड में भी वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, उसे भी रख देंगे। ठीक है, फिर आता है हमारे पास में पिच। पिच निकालनी है। पिच क्या होती है? पिच एक्चुअल में होती है एक हेलिकल पाथ से लेकर आगे जाने के बाद में उन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी। मतलब कि तुम इसको देखो तो सही, ये एक लूप बन रहा है, उसके जस्ट बाद में एक दूसरा लूप बन रहा है, फिर तीसरा बन रहा है। ये दो लूप होते हैं ना, इन दो लूप्स के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? हम पिच बोलते हैं, पिच। तो पिच एक डिस्टेंस होती है, ठीक है, डिस्टेंस होती है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? वेलोसिटी। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं हम? वेलोसिटी इंटू टाइम। बट अभी देखो पिच किस डायरेक्शन में, पिच कौन सी डायरेक्शन में? वी कॉस थीटा के डायरेक्शन में। तो मैं वेलोसिटी कौन सी लूंगा? वी कॉस थीटा इंटू क्या कर दूंगा मैं? टाइम पीरियड कर दूंगा। तो देखो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, डिस्टेंस मतलब पिच इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो हम यहाँ वी परपेंडिकुलर वाला वी कॉस थीटा रख देंगे और टाइम पीरियड लगा देंगे। हमारे पास टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आया बच्चों 2 पाई आर अपॉन वी साइन थीटा, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये x इक्वल्स टू वी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर अपॉन वी साइन थीटा।
तो v से v कैंसल आउट हो गया, 2 पाई r, और cos थीटा अपॉन sin थीटा किसके बराबर होता है, cot। अब cot में लिखना चाहे तो cot में, अदरवाइज 2 पाई r अपॉन tan थीटा भी हमारे पास में पिच का फॉर्मूला है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में पिच, हेलिकल पाथ में पिच हो गई, टाइम पीरियड हो गया, रेडियस वगैरह ये सब चीजें हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो अब हमारे पास में आ रहा है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए कंडक्टर के ऊपर फोर्स कितना होगा वो, ठीक है। हमारे पास में कंडक्टर दे रखा है जिसकी लेंथ ले रखी है l, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है a, और कंडक्टर को हमने इस तरह से प्लेस किया है कि वो y एक्सिस के अलोंग है, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा कहाँ है, z एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। तो इसमें हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू निकालेंगे। अगर इसे हम देखें कि करंट जा रहा है y एक्सिस में, तो ये हमारी देखो, तो बच्चों अब हमारे पास में आ रहा है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड कंडक्टर के लिए हमें क्या निकालना है, यहाँ पे फोर्स निकालना है, ठीक है। हमारा कंडक्टर है, इसकी लेंथ दे रखी है स्मॉल l, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है कैपिटल A, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सिस लूं तो सामने पता पड़ रहा है कंडक्टर को हमने y एक्सिस में रखा है, कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड z में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमारे को मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाले फोर्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। और ये लगेगा हमारा लेफ्ट हैंड रूल की मदद से। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है बच्चों, फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, दिस वन इज करंट, तो मतलब फोर्स आ जाएगा हमारा अंगूठे की डायरेक्शन में, मिडल फिंगर, फोर फिंगर हमारी दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडल फिंगर शो करेगी करंट को। अगर मेरे जिस तरफ से मुझे दिख रहा है मैं इस पे अप्लाई करूं, तो करंट आ रहा है y एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है z एक्सिस में, और x मेरी तरफ बन रहा है ये डायग्राम, तो x किस तरफ आ रहा है, मेरी साइड। आप भी इसको अप्लाई करके देख सकते हो। तो यहाँ पे फोर्स को उसी के अलोंग हमने लिख दिया है, ठीक है। अगर करंट इधर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है सारे इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में जाएंगे, नेगेटिव y एक्सिस में। प्लस एक्सिस में अगर करंट जा रहा है तो नेगेटिव y एक्सिस में हमारा क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ठीक है। इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि हाँ हमारे पास में कंसीडर अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ l, स्मॉल l दे रखी है, अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन एरिया a। अगर हम उसके अंदर नंबर n जो है हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर जो है वो n दे रखे हैं, तो पूरे कंडक्टर में कितना होगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा वॉल्यूम से, तो n इंटू वॉल्यूम की जगह लिखा जा सकता है एरिया इंटू लेंथ, तो ये आपके पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो, तो और जैसे ही वो मिल जाएगा NaL, तो फॉर अ स्टडी करंट I इन अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के अंदर जो हमारा करंट I है उसके लिए, लेट ईच फ्री इलेक्ट्रॉन हैज अ एवरेज डीप वेलोसिटी Vd इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा है सबकी अपनी अपनी एक वेलोसिटी है, और इस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो इसके ऊपर दो तरह के फोर्स लगेंगे, तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लग सकता है और एक मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लग सकता है, लेकिन तुम्हें भी पता है कि हमने यहाँ पे इस डायग्राम में, इस डेरिवेशन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा ओनली, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड F इक्वल्स टू QE नहीं लगेगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगेगा F इक्वल्स टू QE भी, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला लग जाएगा, लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला माइनस E, क्योंकि देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB, ठीक है। अब हमारे पास में जो चार्ज है वो क्या है, मेरे पास में माइनस का E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है माइनस E, वेलोसिटी की जगह पे आ जाएगा Vd, और ये हो जाएगा क्रॉस B, लग गया ये लॉरेंज फोर्स, ठीक है। तो फोर्स ऑन ऑल द मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन, तो सभी तरह के इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला फोर्स को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो लॉरेंज फोर्स लगा एक के ऊपर, तो अगर n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, n टाइम्स से, और पूरे वॉल्यूम में है तो उसको वॉल्यूम से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल फोर्स कैपिटल F इक्वल्स टू जो हमारे पास में निकला है E V क्रॉस B मल्टीप्लाई बाय n इंटू A इंटू L, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट मार लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास में फोर्स आया, फोर्स की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के इस जगह पे प्लेस्ड कर दी, ठीक है। दिख रहा है डायग्राम में, सॉरी डायग्राम में दिख रहा है, नोट्स में आपको दिख रहा है, तो ये F इक्वल्स टू माइनस EVB को यहाँ डाल दिया, तो ये हो जाएगा NaL, यहाँ तक तो ठीक है, बट यहाँ पे पीछे हमने किसकी वैल्यू डाल दी, फोर्स की वैल्यू डाल दी, ठीक है। E ब्रैकेट के अंदर Vd क्रॉस B। तो अब देखो अगर इसको ढंग से देखा जाए तो
एन ई ए वी डी, जिनके नीचे मैंने पर्पल मार्क करा है, ये करंट की वैल्यू होती है जो चैप्टर 3 में पढ़ के आए थे। आई क्या होता है, एन ई ए वी डी, और माइनस का इलेक्ट्रॉन उसी में आ जाएगा, माइनस एन ई ए वी डी। तो हम इसको क्या लिख देंगे, तो हम इसको लिख देंगे एन ई ए वी डी को लिख देंगे आई, और ब्रैकेट के अंदर कौन रह जाएगा हमारे पास में, एल क्रॉस बी बच जाएगा। ठीक है, लेंथ को लेंथ एलिमेंट कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में एल क्रॉस बी। आप इसको चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एल क्रॉस बी को आप लिख सकते हैं एल बी साइन थीटा। तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा, जहां पर आई जो है कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाला करंट, लेंथ उस कंडक्टर की लेंथ, बी उसके ऊपर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है, ये वो साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग केसेस भी दे रखे, केस 1 और केस 2। अगर थीटा 0 है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही करंट रखा हुआ है, सॉरी कंडक्टर रखा हुआ है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट 180 पे हमने कंडक्टर को रखा है, तो फोर्स इक्वल टू आई एल बी साइन 0 या साइन 90 हो जाएगा। और साइन 0 और साइन 90 को हम क्या लिख देंगे, 0। तो मतलब उस कंडीशन में इनके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन केस 2 की बात करूं तो थीटा इक्वल टू 90, इसका मतलब हमारा कंडक्टर ऐसे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर या नीचे जा रहा है, 90 बना रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, तो फोर्स इक्वल टू आई एल बी साइन 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू पुट करते ही हमारे पास में फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। तो ये दोनों केसेस जो है आपको क्या करने, लर्न करने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आपके पास में आ रहा है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स कैरिंग द करंट्स इन द सेम डायरेक्शंस। दो करंट कैरिंग कंडक्टर से अगर दोनों एक दूसरे के साथ में ऐसे जा रहे हैं पैरेलल, और उनके अंदर करंट जो फ्लो हो रहा है एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो हमें उनके बीच में क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो मेरे पास में एक वायर है, मैं यहाँ पे नाम देख देता हूँ, वायर 1 है और ये वायर क्या हो जाएगा 2। वायर 1 और वायर 2 में जो करंट फ्लो हो रहा है, पहले वाले वायर में है I1, दूसरे वाले में करंट फ्लो हो रहा है I2। ठीक है, अब इन पे फोर्स निकालते हैं। मान लो कि ये मेरे पास में एक वायर है और दूसरा वायर इसके जस्ट पास में। ठीक है, इसको अज्यूम करो, यहाँ पे एक वायर, इमेजिनरी वायर में यहाँ पे अज्यूम करो। जैसे ही मैं इसको है ना लगाऊंगा राइट हैंड थंब रूल की वजह से, इसको अगर मैंने होल्ड करा और या तो इधर या तो इधर, आप एक किसको कंसिडर कर रहे हो, वायर को। अज्यूम करो इस कंडक्टर के पास में एक कंडक्टर है, तो थंब किसको शो कर रहा है, थंब शो कर रहा है करंट की डायरेक्शन को, ऊपर जा रहा है, डायग्राम में देख सकते हो। तो मेरी फिंगर्स जो है वो कर्ल होके इधर आ रही है, मतलब अगर यहाँ पे कुछ रखा होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम के इस तरफ आएगा, ऐसे घूम के यूं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिखा रखा है कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड कर्ल होके आ रहा है। इसी तरह से दूसरा वाला जो होगा, अगर मैं उस पर करंट की वैल्यू बता करूं तो इधर से कर्ल होके दूसरे के ऊपर जाएगा। बात समझ में आ रही है, मैंने यहाँ पे डायरेक्शन शो कर रखे हैं डायग्राम में। पहले I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से फोर्स लग रहा है, उसको हमने दिखा रखा है किस तरह से, राइट हैंड थंब रूल की वजह से ये लग रहा है। ठीक है, तो पहला फोर्स हो गया F1। इसी तरह से हमारे पास में जो दूसरा जो करंट है I2, इसकी वजह से भी इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा, वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड वगैरह लग रहे होंगे। ठीक है, अब निकालते हैं फोर्स के एक्चुअल डायरेक्शंस। ठीक है, अगर मैं करंट को ऐसे कर्ल करूं तो मैग्नेटिक फील्ड तो मुझे पता पड़ जाएगा राइट हैंड थंब रूल की वजह से, लेकिन मुझे इनके ऊपर लगने वाले फोर्स को निकालना है। तो बहुत इजी तरीका ये, वापस एफ बी आई यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो एफ फोर्स, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट। देखो करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है, परपेंडिकुलर इधर लग रहा है, तो फोर्स इस तरफ लगेगा। तो उस रूल्स को अप्लाई करके आपके मैंने डायरेक्शंस भी बना रखे हैं। ठीक है, इस पे अप्लाई करोगे तो आपको B1 का डायरेक्शन तो इधर दिखेगा, लेकिन इस पे लगने वाला फोर्स इधर दिखेगा, क्योंकि देखो B1 इधर हो गया, फोर्स इधर हो गया, और करंट इधर ऊपर हो गया, तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर। सिमिलरली F1 इधर हो गया, B2 इधर हो गया, और मैग्नेट करंट कहाँ आ गया, ऊपर की तरफ आ गया। यहाँ पे भी तीनों के तीनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, चलो आगे निकालते हैं। तो शुरू करते हैं इसको, डेरिवेशन को। कंसीडर द टू लॉन्ग वायर्स AB and CD कैरिंग द करंट्स I1 and I2 इन द सेम डायरेक्शन। दो करंट फ्लो कर रहे हैं I1 और I2, और सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट I1 एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा I1 की वजह से, उसको लिखेंगे B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, स्ट्रेट कंडक्टर का फॉर्मूला है।
ठीक है, ये स्ट्रेट कंडक्टर का फॉर्मूला है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन द लेंथ एल ऑफ द वायर विल बी, फोर्स का फॉर्मूला आई एल बी साइन थीटा होता है। बट यहाँ पे सोचने वाली बात है, जैसे कि पहला वाला फोर्स है, तो ये पहला वाला जो फोर्स है दूसरे के करंट की वजह से लग रहा है। क्यों? पहला मैग्नेटिक फोर्स जो है दूसरे के करंट की वजह से पहले में बनने वाले सेकंड मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। अब बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है सर क्या बोल रहे हैं, B1 B2 ये क्या है? तो देखो, पहले वाले में करंट फ्लो हो रहा है I1, तो ये पहले दूसरे वाले के ऊपर क्या लगा रहा है B1, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इस तरफ। उसी तरह से दूसरे वाले की बात करें तो उसमें करंट फ्लो हो रहा है I2, और करंट फ्लो हो रहा है I2 की वजह से इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है और इसका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर हम रूल्स को अप्लाई करें तो अपोजिट अपोजिट, मतलब कि करंट तो पहले वाले का है, मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले का है, ठीक है, लेकिन लग किस पे रहा है, दूसरे पे लग रहा है। तो ये हो गया फोर्स F2 इक्वल्स टू I2, सेकेंड फोर्स किसकी वजह से, खुद के करंट की वजह से L, और उसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स फील्ड कौन सा है, पहला वाला है। और इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, साइन 90 बन रहा है। कैसे बन रहा है साइन 90? देखो लेंथ है इस तरह से, लेकिन हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ है, तो दोनों में एंगल कितना बन रहा है बच्चों, 90। तो ILB1 साइन 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे I2 की वैल्यू ऐसी की ऐसी, L की वैल्यू भी ऐसी की ऐसी लिख देंगे हम। ये जो B1 की वैल्यू आई है बच्चों, इसको उठा के कहाँ डाल देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। तो जैसे ही मैं F2 की वैल्यू यहाँ पे डालूंगा तो हमें फॉर्मूला मिलेगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में फोर्स की वैल्यू। सिमिलरली सेकंड वाला भी यही होगा, अगर हमारे पास F2 की वैल्यू ये है तो F1 की भी वैल्यू वही है। क्यों? क्योंकि अगर हम रूल्स को बताएं तो सेम डायरेक्शन में वही चीजें लग रही है, F1 और F2 एक दूसरे की तरफ सेम फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया F इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr L। तो ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया, किसका फॉर्मूला हो गया बच्चों, ये हो गया फोर्स का बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, दो वायर्स के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। और फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सीधी सी बात है, ये लेंथ को कहाँ डिनोमिनेटर में भेज दूंगा, फोर्स के नीचे, तो ये बन जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। न्यूमेरिकल आए सीधा फोर्स पूछा हो तो ये यूज कर लेना, और अगर ये आए हमारे पास में फोर्स पर यूनिट लेंथ तो आप इसको ये यूज कर लेना, ठीक है। यूज दिस, फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए ये है और ये सीधा फोर्स के लिए, डन। इससे है ना अपन एक वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर करंट मेरे पास में दोनों एक I1 और I2 की वैल्यू 1 एम्पियर हो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो, 1 मीटर हो, तो फोर्स इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2π आ जाएगा। और मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो 2 इंटू 10 टू द पावर -7 आएगा, क्योंकि म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आती है, 4π इंटू 10 टू द पावर -7। जैसे ही पुट करूंगा तो सॉल्व करने के बाद में ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से डेफिनेशन दी जा सकती है कि 1 एम्पियर इज द वैल्यू of steady current which on flowing in each of the two parallel infinite long conductors। दो infinite long conductors में flow होने वाले steady current के बारे में बात हो रही है कि अगर वो 1 amperes हो और negligible cross section placed in a vacuum, एरिया न के बराबर हो और डिस्टेंस उनके बीच में कितनी हो, 1 मीटर from each other, then produces between them a force of 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ। तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 होगा। I1 I2 1 मीटर, सॉरी 1 एम्पियर, और डिस्टेंस 1 मीटर कर लेंगे, एरिया नेग्लिजिबल ले लेंगे, उस कंडीशन में आपका फोर्स इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई फोर्स बिटवीन टू पैरेलल। अब आता है हमारे पास में बच्चों टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हमें टॉर्क निकालना है, ठीक है। ये बात तो डिस्कस हो चुकी है कि जैसे ही हम अगर हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड B होगा और हमारे पास में करंट I होगा, ये दोनों होने की वजह से इसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स। उस फोर्स की वजह से वो चीज क्या हो जाती है, रोटेट, चाहे वो कंडक्टर हो, कोई या कुछ भी हो। तो उस फोर्स की वजह से वो चीज जब रोटेट कर जाएगी तो इस प्रिंसिपल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, टॉर्क वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है, कि कैसे ट्विस्ट होगा, कैसे रोटेट होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारे पास में है ना टॉर्क निकालने के लिए सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट में देखो, मेरे पास में एक बार मैग्नेट N और मेरे पास में दूसरा बार मैग्नेट है साउथ पोल वाला। इसके अंदर हमने एक लूप रख रखा है PQRS, ठीक है। ये पूरा के पूरा एक लूप है। इस लूप को है ना
हमने कहा रख रखा है इस मैग्नेटिक फील्ड में, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ यूनिफॉर्म है, ठीक है, जिस तरह से आप देख सकते हैं नॉर्थ से साउथ यूनिफॉर्म है, ठीक है। और इसमें क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट को ले रखा है, डायरेक्शन सामने ही पता पड़ रहा है, करंट का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से आर, एस से पी। तो इस तरह से हमारा करंट क्या चल रहा है, इसमें चल रहा है, और वो करंट इधर जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं हम पी क्यू आर्म को, ठीक है बच्चों, पी क्यू आर्म को लेते हैं। पी क्यू आर्म में करंट आ रहा है नीचे, तो देखो करंट आ रहा है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इधर, तो फोर्स कहाँ लगेगा, मेरी डायरेक्शन में। एक लूप को इमेजिन करने की कोशिश करो कि लूप का पी से क्यू की तरफ करंट आ रहा है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इधर, तो फोर्स कहाँ लगेगा बेटा, मेरी तरफ लगेगा, जिससे पी क्यू आर को धक्का लगेगा मेरी तरफ। और दूसरी आर्म की बात करो एस आर, तो करंट आ रहा है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर जा रहा है, लेकिन फोर्स कहाँ लग रहा है बच्चों, बाहर की तरफ। आई रिपीट, देखो दो अपने को अज्यूम करनी, एक पी क्यू तो ये हो गई, ठीक है, सॉरी इधर ले लेते हैं पी क्यू, ये हो गई पी क्यू, और इसके जस्ट पास में लेते हैं एस आर। पी क्यू में करंट जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इधर। तो देखो जैसे ही करंट नीचे जाएगा तो मेरी ये करंट वाली फिंगर नीचे, मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में, तो अंगूठा कहाँ आ रहा है, मेरी साइड आ रहा है, और जैसे ही अंगूठा मेरी साइड आएगा तो फोर्स का लग रहा है इस पे, तो मतलब ये चीज मेरी तरफ खिसकेगी। इसी तरह से एक दे रखा है एस आर, उस आर्म में करंट कैसा है बेटो, ये ऐसा। तो देखो इसमें करंट आ रहा है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो मेरा अंगूठा इसको किधर धक्का मार रहा है, इधर, तो इसका मतलब कि फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर। तो एक इधर पुश कर रहा है और एक इधर पुश कर रहा है, तो उसकी दोनों आर्म पे फोर्स लगेगा और वो चीज रोटेट हो जाएगी, ठीक है। तो रोटेशन की वजह से क्या क्रिएट होगा वहां पे, टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क निकालेंगे, तो टॉर्क एक्सर्टेड बाय द कपल फोर्स, जो टॉर्क बनेगा, एक इधर धक्का मारा और एक इधर, जैसे वो चीज रोटेट कर गई, तो टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर्म। आर्म का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं बच्चों। तो देखो ये वाली चीज को लेते हैं हम क्यू आर को, और इसको है ना हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास में, क्यू आर हो गई। एक फोर्स उसको धक्का मार रहा है इस तरफ, एफ इक्वस टू आई एल बी साइन थीटा, और एक फोर्स उसको धक्का मार रहा है इस तरफ, वो भी हो गया एफ इक्वस टू आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। बट हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, इस तरफ तो हमने इसकी कह सकते हो कि आप हमने इसकी लेंथ ले रखी है इस तरफ ए स्मॉल ए, और इस तरफ हमने उसकी लेंथ कितनी ले रखी है, बी, विड्थ समझ लो या फिर कुछ भी। तो ये हो गया आई एल बी, लेंथ की जगह पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कंसिडर क्या कर रखा है, बी, और इधर भी हमारे पास में आई एल बी आ जाएगा, ठीक है। तो लेंथ की जगह पे हमने यहाँ पे ए और बी ले रखा है, इस वजह से ये बी हो गया, डन। आगे चलते हैं, तो फोर्स की जगह पे तो मैंने पुट कर दिया आई एल बी, मतलब वेयर हमारा लेंथ कितना है, लेंथ कितना है, बी ले लिया हमने, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे बना रहा है ये एंगल, ठीक है, ये इसके साथ में क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है बच्चों। तो एंगल के केस में अपन यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। हमारा साइन थीटा परपेंडिकुलर है ये, इस आर्म का नाम दे देते हैं कुछ भी, तो ये हो गया एक्स मान लो, तो ये परपेंडिकुलर एक्स, हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा क्यू आर, ठीक है। और ये क्यू आर में मैंने, क्यू आर में आर्म में डायग्राम में दिख रहा है आपको, क्यू आर को क्या ले रखा है हमने, ए ले रखा है। तो जैसे ही मेरा ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू क्यू आर साइन थीटा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, ठीक है। ये आ गई हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ना ए साइन थीटा। तो अब ढंग से देखो, अब आपके पास में आ रहा है, ये हो गई हमारे पास में लेंथ, ये हो गई हमारे पास में ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है बच्चों, एरिया होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आई, तो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी एज इट इज ही रहेगा, वो भी ठीक है। और हमारे पास में अब एरिया इंटू लेंथ आ गया, तो सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ आ गया, तो हम इसको क्या लिख देंगे, एरिया, और पीछे आ गया साइन थीटा। ये आ गया बच्चों आपके टॉर्क का फॉर्मूला, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल्स टू आई बी ए साइन थीटा, या फिर इसको आप ले सकते हो बी आई ए साइन थीटा, आप जैसे भी लिखना चाहो। तो ये फाइनल फॉर्मूला है टॉर्क का। चलो, अगर रेक्टेंगुलर लूप हैज द एन टर्न्स, इस लूप में कितने टर्न्स दे रखे हो, एन टर्न्स दे रखे हो, तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा एन आई बी ए साइन थीटा, ठीक है। तो हमारे पास में टॉर्क का फॉर्मूला ये हो जाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि एम इक्वल टू एन आई होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एम इक्वल टू एन आई ए। तो यहाँ पे हमने इसको एन आई ए लिख दिया है, और
बी की जगह पे बी और साइन थीटा, तो ये हो गया एम बी, एम क्रॉस बी हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये यहां तक टॉर्क का फॉर्मूला था। इसी प्रिंसिपल पे आपका अगला टॉपिक काम कर रहा है, और अगला इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल वाइज भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल वाइज भी इंपॉर्टेंट है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि कॉइल पे लगने वाला फोर्स, अगर जैसे कि मेरा करंट नीचे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स मेरी तरफ, करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर है, तो फोर्स उस तरफ। इस दोनों कपल फोर्स की वजह से रोटेशन, और रोटेशन के प्रिंसिपल से मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और वो वैल्यू फाइंड करने के लिए जो डिवाइस है उसे गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। ठीक है। तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। चलो देखते हैं क्या होता है ये। A moving coil galvanometer is an instrument that detects and measures small electric current by using the principle that a current carrying coil in a magnetic field experience a torque. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर काम करता है करंट को मेजर करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए कि करंट है या नहीं है। कौन सा करंट? स्मॉल करंट, बारीक से बारीक वैल्यू फाइंड कर लेता है ये। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क। करंट कैरिंग कॉइल को अगर उसमें रखा जाए किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो एक्सपीरियंस करती है टॉर्क, और उसी मदद से गैल्वेनोमीटर काम कर रहा है। देखो प्रिंसिपल वापस बता दूं। अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ करंट डिपेंडेंट टॉर्क व्हिच टेंड्स टू रोटेट द कॉइल, जिसकी वजह से कॉइल रोटेट कर जाती है, एंड प्रोड्यूसेस द एंगुलर डिफ्लेक्शन, और वो चीज ट्विस्ट करती है, घूमने लग जाती है। इसको अगर मैं दोनों तरफ से लगाऊं तो वो चीज ऐसे ऐसे रोटेट करेगी, है ना। मैं इसको इधर घुमाऊं तो ये ट्विस्ट करेगी, ट्विस्ट, तो एंगल बनेगा यहाँ पे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसमें होता है। वो चीज वहां पे फिक्स होती है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसमें होता है। ठीक है। मैंने दोनों इमेजेस बताई है। देखो गैल्वेनोमीटर क्या होता है हमारे पास में, बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है, यहाँ पे सामने दिख रही है आपको, ये है सॉफ्ट, एक मिनट सही से लिख देते हैं, बीच में है सॉफ्ट आयरन कोर, जैसा आप देख सकते हो। फिर हमारे पास में है ना, इसमें अपर सस्पेंशन होता है, ये जो है ये सस्पेंशन है, सस्पेंशन है। और यहाँ पे इसके बीच में एक कॉइल लगा रखी है, ये जो आर्म बना रखी है ना, यहाँ पे इसके ऊपर अंदर अंदर ये रोटेट कर रखी है, इसको क्या बोलते हैं? मूविंग कॉइल। ठीक है। और ये ऊपर की तरफ हमारे पास में क्या लगा रखा है? स्केल लगा रखा है। और यहाँ पे हमारे पास में क्या है? स्प्रिंग है। ठीक है। ये सब की सब चीजें हो गई। और हमारे पास में यू शेप का, यू शेप का क्या होता है? ये यू शेप का क्या होता है? एक बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट। ठीक है। तो ये हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है। डायग्राम में देख सकते हो आप कि नॉर्थ साउथ होता है, लोअर सस्पेंशन होता है, और ये इसका ये साइड व्यू है, और ये क्या है? टॉप व्यू। और रियल व्यू क्या है हमारे पास? ये वाला है रियल व्यू। ठीक है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखना, टॉप व्यू, साइड व्यू, और हमारे पास में रियल व्यू। ठीक है। ये काम कैसे करता है, इसका प्रिंसिपल कैसा है? तो ढंग से देखो बच्चा, इसका प्रिंसिपल तुम्हें तो पता ही है, ये इस पे काम कर रहा है, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स आर्म और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। तो गैल्वेनोमीटर को जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, तो वो एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड फील करेगा, क्योंकि हमें बाहर मैग्नेट जो है वो सीधे नहीं है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड को कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं? रेडियल। ये यूनिफॉर्म तो होता है, लेकिन इसका शेप थोड़ा अलग होता है। वैसा यूनिफॉर्म नहीं जैसा आप सोच रहे हो कि स्ट्रेट लाइंस बनेगी, बनती स्ट्रेट है, लेकिन तरीका अलग होता है। देखो इस तरह से एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करती हुई, इसको बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। एज द फील्ड इज रेडियल, द प्लेन ऑफ अ कॉइल ऑलवेज रिमेन्स पैरेलल टू द बी। इससे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा पैरेलल रहता है। व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल, अ टॉर्क एक्ट्स ऑन इट। टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे पूरा सॉल्व करेंगे तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा? NIAB। ठीक है। जहां पर मैं क्या डाल दूंगा? साइन 90 फॉर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इससे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक बात और नहीं आती है कि यहाँ पे टॉर्क जो है वो, देखो मैंने क्या बताया, गैल्वेनोमीटर में एक स्प्रिंग लगी रहती है। यहाँ पे क्या लगी रहती है? एक स्प्रिंग लगी रहती है, जिससे गैल्वेनोमीटर अगर ट्विस्ट होता भी है तो उस स्प्रिंग के अंदर एक टॉर्शन क्रिएट होता है। स्प्रिंग जो होती है वो कस जाती है, तो जैसे ही उसके ऊपर से करंट हटाओगे तो गैल्वेनोमीटर वापस उसकी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो वहां पे एक रीस्टोरिंग फोर्स और लगता है। तो वहां पे टॉर्क रीस्टोरिंग किसके प्रोपोर्शनल है? देखो, द टॉर्क डिफ्लेक्ट द कॉइल थ्रू एंगल थीटा एंड द रीस्टोरिंग टॉर्क इज सेटअप। तो वो स्प्रिंग की वजह से वो टॉर्क वापस जनरेट होगा,
और कॉइल ड्यू टू द इलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग, जिससे रीस्टोरिंग टॉर्क डायरेक्टली डिपेंडेंट है उस एंगल के, जिस एंगल पर वो रोटेट हुआ, वो जितना रोटेट होगा उतना एंगल बनेगा, तो ये उस एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो टॉर्क रीस्टोरिंग किसके बराबर आ जाएगा, के फाई के। तो हमारे पास में यहाँ पे कितने टॉर्क है, एक तो हमारे पास में प्रिंसिपल से आ रहा है, प्रिंसिपल से आ रहा है, और एक हमारे पास में क्या आ रहा है, रीस्टोरिंग टॉर्क आ रहा है। बट ये दोनों रीस्टोरिंग टॉर्क और प्रिंसिपल बराबर है, क्योंकि एनआईए भी जितना लगेगा ये उतना ही रोटेट करेगा, फिर छोड़ दो तो ये वापस उसी पोजीशन पे आएगा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क और प्रिंसिपल वाला टॉर्क दोनों ही बराबर है। यहाँ पे जो ये कांस्टेंट के लगा है इसे बोलते हैं हम टॉर्शन कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम की पोजीशन में एनआईए भी के फाई के बराबर होगा, तो रीस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, के फाई एनआईए भी के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से फ्लक्स मतलब कि ये जो चेंज इन एंगल आया, डिफ्लेक्शन जो आया हमारे पास में, उसको निकाला जा सकता है। मैं के को है ना डिनोमिनेटर में भेज दूं तो फाई इक्वल टू एन आई बी अपॉन के, तो ये आ गया हमारे पास में डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है गैल्वेनोमीटर में। इसको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट मान लो तो एन आई सॉरी आई को हम अलग निकाल देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा एन बी ए अपॉन के। ये एन बी ए अपॉन जो के होता है इसको बोलते हैं हम वन अपॉन जी। ठीक है बच्चों, मैं बताऊंगा व्हाट इज द वन अपॉन जी। तो ये आ गया हमारे पास में फाइव इक्वल टू आई, तो पता पड़ रहा है कि फ्लक्स डिफ्लेक्शन उतना ही होगा जितना करंट जनरेट होगा। इन द सेंस करंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के ऊपर, या फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई। यहाँ पे जो फ्लक्स है, फ्लक्स होने का मतलब क्या है, यहाँ पे इसमें डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है गैल्वेनोमीटर में उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब आपके पास में यहाँ पे दो तीन टर्म्स आती है। ठीक है, और ये जो आई अपॉन जी, वन अपॉन जी है हमारे पास में, वन अपॉन जी, अगर मैं इसको सीधा करूंगा तो ये जी हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू हो जाएगी के अपॉन एन बी ए। इसको बोलते हैं हम फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट। चलो अभी बताता हूँ व्हाट इज द फिगर ऑफ मेरिट। चलो आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर है ना, फाइव इक्वल्स टू एन बी ए अपॉन के आई आया है। चलो तो फिगर ऑफ मेरिट की बात करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द करंट विच प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्शन ऑफ वन स्केल डिवीजन। ये उस करंट से डिफाइन किया जाएगा जहां पर गैल्वेनोमीटर का स्केल एक डिवीजन से मूव होगा, मतलब उसकी नीडल को बस एक पॉइंट मूव करना है, उसके लिए जिस अमाउंट की वैल्यू चाहिए, करंट की वैल्यू चाहिए, उससे क्या बोलेंगे हम फिगर ऑफ मेरिट गैल्वेनोमीटर में। एंड इज गिवन बाय, उसको किससे दिया जाएगा, जी इक्वल टू आई अपॉन फाइव से दिया जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, आई अपॉन फाइव। क्लियर, और हमारे पास में आई अपॉन फाइव करना है तो आई की वैल्यू चाहिए हमें। तो देखो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये हो जाएगा आई इक्वल टू फाइव के अपॉन एन बी ए। तो आप जैसे ही यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के फिगर ऑफ मेरिट की वैल्यू निकालोगे तो जी इक्वल टू फाइव के अपॉन एन बी ए, किसका डिवाइड माना बच्चों, फाइव, फाइव से फाइव कैंसिल आउट, तो क्या बचा के अपॉन एन बी ए। ये के अपॉन एन बी ए जो है इसको बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। ठीक है, फिर आपके पास में सेंसिटिविटीज आती है दो तरह की। अब ये वो सेंसिटिविटी नहीं है कि गैल्वेनोमीटर कितना वीक है और स्ट्रांग है, ये कुछ और है। देखो सेंसिटिविटी होती है, अ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव, ये एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस है इफ इट शोज अ लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन इवन व्हेन अ स्मॉल करंट इज पास थ्रू इट और अ स्मॉल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इट। ये थोड़े से थोड़े करंट और थोड़ी सी थोड़ी वोल्टेज पे भी क्या दे देगा, डिफ्लेक्शन दे देगा। तो ये काफी ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस होता है। इसमें दो तरह की सेंसिटिविटी आती है, कि करंट सेंसिटिविटी और दूसरी वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी तो बहुत ही इजी डेफिनेशन है कि इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन अ गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है यूनिट करंट फ्लो करने पे, अगर एक एम्पियर पे इतना डिफ्लेक्शन हो रहा है, दो पे इतना हो रहा है, तो ये फाइव बाय आई मतलब डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय पर यूनिट करंट, इसे क्या बोलेंगे हम, करंट सेंसिटिविटी, जिसका फॉर्मूला एन बी ए अपॉन के आता है। लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहे हो तो उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, उसे उसे हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी। यहाँ पे आपके पास में वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है डिफ्लेक्शन अपॉन वोल्टेज। वोल्टेज का फॉर्मूला ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर, और I की वैल्यू डाल देंगे हम, तो यहाँ पे या फिर फाइव की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो। फाइव की वैल्यू होती है एन बी ए अपॉन के, देखो ये रही फाइव की वैल्यू आ गई एन बी अपॉन के आई। आप इन वैल्यूज को पुट करके भी आप है ना वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू
निकाल सकते हो। यहाँ से एक रिलेशन उठ के आता है आपके कि वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होती है वो करंट सेंसिटिविटी में आर का डिवाइड मान लेने से आ जाती है। ठीक है, अब दो इंपॉर्टेंट छोटे छोटे से टॉपिक्स। गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन से ही हम दो नए डिवाइस क्रिएट कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करने का काम करता है, ठीक है, तो उसके साथ में रेजिस्टेंस को दो अलग अलग इंडिविजुअल तरीके से जोड़ दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर और अमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला आ रहा है गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। जब भी हम गैल्वेनोमीटर के साथ में एक छोटा स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो इससे क्या होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के साथ में वो दोनों पैरेलल ऐड हो जाते हैं, और जब पैरेलल ऐड होंगे तो हमारे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। क्योंकि देखो जब पैरेलल में हमारे पास में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं, जैसे कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी ले लूं और इसका रेजिस्टेंस क्या ले लूं, मैं एस ले लूं, इन दोनों का जब मैं पैरेलल वैल्यू निकालूंगा ना तो वो वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल आएगी। और रेजिस्टेंस स्मॉल आएगा तो करंट की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, हाई। तो अमीटर क्या अच्छे से क्या मेजर कर पाएगा, अच्छा करंट मेजर कर पाएगा। हमें रेजिस्टेंस कम चाहिए, उस कंडीशन में हम एक अननोन रेजिस्टेंस को या फिर नॉन रेजिस्टेंस को स्मॉल वैल्यू को हम गैल्वेनोमीटर के साथ क्या कनेक्ट करते हैं, पैरेलल। लेकिन अगर मैं आर की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं, क्या आर मुझे चाहिए हाई, क्योंकि देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई आर। अगर रेजिस्टेंस हाई है तो वोल्टेज भी अच्छी मेजर होगी लेकिन करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो उस कंडीशन के लिए मैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या जोड़ दूंगा, एक रेजिस्टेंस जोड़ दूंगा। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जैसे ही रेजिस्टेंस जोड़ेंगे जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई हो जाएगी, करंट की वैल्यू कम होगी, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, अच्छे से मेजर होगा। तो गैल्वेनोमीटर के साथ में आप वोल्ट मीटर को बनाने के लिए रेजिस्टेंस को पैरेलल जोड़ो जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू, सॉरी रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ो जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, अच्छी मिलेगी और वोल्टेज भी अच्छा मिलेगा। लेकिन पैरेलल में जोड़ोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम मिलेगी लेकिन करंट अच्छा मिलेगा। तो इस तरह से आप गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हो। और आपके लिए ये फॉर्मूला है कि अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है, किस टाइप का रेजिस्टेंस हमें जोड़ना चाहिए। तो ये उनके फॉर्मूले हो गए, और इस तरह से हमने देखा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो चलो बच्चों, आपकी इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ जहां मैं आपके लिए 60 डेज का सीबीएसई चैलेंज लेके आया हूँ। तो अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुंचे हो तो थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उन दोस्तों को जरूर बताइएगा 60 डेज चैलेंज के बारे में जो जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है। ठीक है, और उन बच्चों को भी बताइएगा जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब, एक शेयर, एक कमेंट हमारे लिए बहुत मैटर करता है। ठीक है, क्योंकि घंटों मेहनत लग जाती है इस तरह के कंटेंट को बनाने के लिए, और हम और भी अच्छा कंटेंट ला सके उसी के लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।